आइए, हम लोगों ने बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया था। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए हमने बनाया एक फाइनेंशियल सिस्टम। इस फाइनेंशियल सिस्टम के हुए चार कंपोनेंट: फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इंटरमीडियरीज और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। पहले हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट को जो है वो ब्रीफली जो है वो अंडरस्टैंड किया था, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीटली आप उस दिन अंडरस्टैंड कर लेंगे, उस दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन इस प्राइमरी मार्केट के पूरे 4 चैप्टर और इस सेकेंडरी मार्केट के पूरे 5 चैप्टर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि ये वाला सेगमेंट फाइनेंशियल मार्केट पूरी तरह से पढ़ लिया। अभी बस उससे हम इंट्रोड्यूस हुए। फिर हम दूसरे पे आए, प्रोडक्ट पे, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिसे हम सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसको दो मेजर कैटेगरी में हमने बांटा था: मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा चैप्टर था और इस चैप्टर को हमने पढ़ना शुरू किया। हमने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को 3 मेजर कैटेगरी में बांटा था: प्योर, हाइब्रिड और डेरिवेटिव्स। हमने एक एक करके पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने प्योर इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा था। प्योर इंस्ट्रूमेंट में हमने दो कैटेगराइजेशन किया था, एक किया था शेयर्स, एक किया था डिवेंचर्स। फिर शेयर्स में भी हमने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस शेयर्स। तो हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर्स, ये सब एक एक करके पढ़े। इक्विटी शेयर में पहले इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, फिर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, प्रेफरेंसेस शेयर्स उसके सारे टाइप, डिवेंचर्स के सारे टाइप्स। फिर इसके बाद हम लोगों ने वारंट के बारे में पढ़ा, बॉन्ड के बारे में पढ़ा, और तब हम आए थे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, जहां हमने डिस्कस किया था कि अगर इन दो में से कोई भी एक प्रॉपर्टी किसी इंस्ट्रूमेंट में है तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर है, दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तभी वो सिर्फ क्या कहलाएगा? प्योर इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। फिर हम लोगों ने जो है डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना शुरू किया और हमने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपना वैल्यू खुद से नहीं डिराइव कर सकता है, उसे अपने वैल्यू के लिए अंडरलाइन एसेट पे डिपेंड होना पड़ता है। और यहाँ हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव थे: स्वैप, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। हमने एक एक करके पढ़ना शुरू किया और हमने डिस्कस भी किया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इसमें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और हमने इन चीजों को पढ़ा भी था। हमने स्वैप पढ़ा, हमने फॉरवर्ड पढ़ा, हमने फ्यूचर पढ़ा और ऑप्शन भी देखा था। ऑप्शन के टेक्निकलिटीज को भी देखा था हम लोगों ने, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। साथ ही साथ हमने ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के 3 स्ट्रैटेजी भी देखे थे, जिसका नाम था स्ट्रैप, स्ट्रिप और स्ट्रैटल नाम का स्ट्रैटेजी भी देखा था। और इस तरह से हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना हमें जानना था उतना हमने जो है वो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट का जो है वो पार्ट जो पढ़ लिया था। अब इसके बाद हमारा एक और सेगमेंट शुरू होता है। वो सेगमेंट बेसिकली हमारा है कि हमने अभी तक जितने इंस्ट्रूमेंट इशू किए, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम इंडियन मार्केट में इशू करके यहाँ से फंड रेज करते हैं। अब 2 एस्पेक्ट है। पहला, या तो इंडियन मार्केट में जो है वो पैसा नहीं है, यानी इंडियन मार्केट जो है वो सैचुरेट हो चुका है, लोगों के पास यहाँ पैसा नहीं, चाहे किसी कारण से, या तो ऑलरेडी उन्होंने अपने जो भी सरप्लस थे वो कहीं ना कहीं लगा दिया है, या दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि यहाँ पे महंगाई इतनी चल रही है कि यहाँ लोगों के पास पैसे ही नहीं बच रहे। मतलब एक एस्पेक्ट हुआ जब लोगों के पास पैसे नहीं है इंडियन मार्केट में, जब पैसे ही सरप्लस नहीं है तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे तो कैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, हम नहीं चाहते इंडियन मार्केट से पैसा रेज करना, हम इंडिया के बाहर से फंड रेज करना चाहते हैं, फॉरेक्स वगैरह में फंड रेज करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो इन दोनों केसेस में हमें वो इंस्ट्रूमेंट इशू करने पड़ेंगे जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो वहां के लोगों के लायक क्या हो, सुटेबल हो। तो इतने सारे डिस्कशन, यहाँ तक के डिस्कशन को हमने पिछले क्लास में कर लिया था। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। जल्दी बताइए, यहाँ तक में कहीं कोई गिलास शिकवा, दुख दर्द, खोया पाया कुछ भी, वरना इजाजत दीजिए आगे बढ़ेंगे। बढ़ा जाए आगे? यस सर। यस सर। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट की जो इंस्ट्रूमेंट हम इंडिया के बाहर से जो है वो इंडिया के बाहर इशू करने वाले और तब फंड रेज करने वाले। ध्यान से एक एस्पेक्ट को सुनिएगा। कोई भी प्रोडक्ट, जितने भी तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटीज है, इसको हमने कंपेयर किया था अलग अलग तरह की चीजों से, जिसमें हमने ईटेबल सब्सटेंस कहा था, खाने की चीजों से। खाने की कोई भी चीज जो है वो उस जगह के अकॉर्डिंग है कि लोगों को क्या पसंद आता है, उसके अकॉर्डिंग, लोगों का टेस्ट कैसा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करते हैं, उस तरह की चीज ऑफर करते हैं। मैं एक नॉर्मल प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट का मतलब है कि मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लेकर के एक प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ये प्रोडक्ट बेसिकली है
एक पेंसिल हिल सैंडल जो होता है, सुने होंगे आप लोग, देखे भी होंगे, देखे सुने हैं, ऊंची हिल वाली चप्पल। यस सर। ये जो चप्पल है, ये जो सैंडल है, ये जो है वो किस एरिया में, किस मार्केट में ज्यादा बिकता है, अर्बन या रूरल? सर अर्बन। अर्बन। अब मैं आपसे बात करता हूं रूरल एरिया की। रूरल एरिया में, गांव में, जहां पे मैंने ऐसे ही करके देखा है, एक दिन, उस दिन भी किसी ने, कोई कह रहे थे राजस्थान से है या कहीं, मैंने राजस्थान का जब भी कोई जो है वो पिक्चर वीडियो ये सब देखा है, तो वहां रेगिस्तान दिखलाते हैं, ऊंट दिखलाते हैं, और दिखलाएंगे मटके के ऊपर मटका, मटके ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, और 3 4 5 मटके लेकर के, और यहाँ तक के जो है वो चूड़ी वगैरह पहन करके, लंबा घूंघट लेकर के, एक साथ 4 5 जो है लेडी कतार में जा रही होती है पानी वगैरह लाने के लिए। अब मान लीजिए कि ऐसे जगह पे, जहां पे लोगों को दूर दूर से जाकर के पानी लाना है, क्या वहां पे वो पेंसिल हिल वाला सैंडल अगर पहन करके जाए तो कितना अच्छा रहेगा, कैसा लगेगा? इस तरह से चलना पड़ेगा। क्या वहां के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो सही है, बिकेगा? नो सर। नो सर। खेत में राम दुलारी को काम करने जाना है रामदीन के साथ, जहां पे जो है वो धान की जो है वो बुआई करनी है। अगर धान की बुआई करनी है तो वहां आप देखते होंगे पहले दलदल किया जाता है, मड बनाया जाता है पानी डाल करके, तब उसमें जो है वो ऐसे ऐसे कर करके जो है वो धान की खेती होती, पौधे लगाए जाते हैं। एक तो ऐसे ही वो दलदल होता है, जरा सोचिए अगर उस तरह का सैंडल पहन करके राम दुलारी दलदल में गई तो फिर रामदीन को ही पैर निकालना पड़ेगा, खुद से तो पैर भी ना निकाल पाएगी वो पेंसिल हिल जब धंसेगा पानी में। क्या वहां के लिए ये सूटेबल चप्पल है? नो सर। वहां के लिए या तो जो है वो फ्लैट हिल चाहिए या स्मॉल हिल चाहिए, ऐसा ही प्रोडक्ट वहां बिकेगा। अगर मान लीजिए ये सैंडल वाला पहन करके पानी लेने जा रहे तो पता चला कि उतने दूर से बेचारी आ रही है, खुद से नहा करके आएगी, घर आएगी तो सासू माँ दिस मुही तो दैट मुही करना शुरू करेगी। कहने का मतलब ये है कि क्या जो चप्पल हाई हिल वाले सैंडल है, क्या वो बेकार प्रोडक्ट है, उसका कोई यूज नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, वो मार्केट कभी कैप्चर नहीं कर सकता, उससे कंपनी को कोई कमाई नहीं हो सकती? सर होगी, लेकिन वो So it depends upon the area कि जिधर वो बेच रहे बिल्कुल। हैं। इसका मतलब क्या वो प्रोडक्ट खराब है? नो हाँ, सर। वो उनको specify सिलेक्शन ऑफ मार्केट आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट को किस मार्केट में क्या करें, लेकर के आए। तो वैसे ही वो सैंडल में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मार्केट अगर आपने रूरल एरिया चुना है तो वो क्या है, गलत है। उसे आप अर्बन एरिया और मेट्रो सिटीज में लेकर के आइए और देखिए क्या धूम मचा देता है। सही कह रहा हूं? Yes sir. ऐसे ही आपके ये जो शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर्स, डिवेंचर, हमने इतने तरह के बॉन्ड, वारंट सब पढ़ा, क्या ये बेकार इंस्ट्रूमेंट है? No sir. नहीं भाई, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के जरिए तो हम यहाँ इंडियन मार्केट से फंड रेज करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम इंडिया के बाहर के लोगों को ऑफर देंगे तो जरा सोचिए क्या क्या बात होगी। एक तो पहले कंपनी एंड पे भी कंपनी चाहेगी कि जल्दी जो है हम किसी को क्या ना दें, इक्विटी वगैरह में स्टेक डाइल्यूट ना करें। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे आप देखें कि डिविडेंड जो मिलता है इक्विटी शेयर में, वो इक्विटी शेयर में जो डिविडेंड मिलता है वो किस में मिलता है, रुपीज में? Yes sir. Yes sir. प्रेफरेंशियल शेयर में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, लेकिन किस में? Rupees में. डिवेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस में? Rupees. बॉन्ड में? Rupees. तो अब मुझे बताइए, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप इंडिया के बाहर इशू कर रहे हैं, आपके पास तो फॉरेक्स आ गया, आपकी तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इनकरेज करती है कि जाओ बाहर से क्या करो, ढेर सारा फंड रेज करो, तभी तो इंडिया में क्या आएगा, फॉरेक्स आएगा। और तो कोई तरीका है नहीं, या तो गवर्नमेंट मांग करके लाए, या हमारे देश के जो भी बिजनेसमैन है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, चाहे प्रोडक्ट जो है वो बेचने वाले हो, वो वहां पे अगर किसी तरह का डील करेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट का, चाहे प्रोडक्ट के बेचने जाने पे, वहां से जो फॉरेक्स लाएंगे वही हमारे गवर्नमेंट के पास आएगा, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेक्स देंगे और यहाँ उनके काम के लिए वो इन्हें रुपीज देंगे, तो यहाँ हमारे पास फॉरेक्स भी आ जाएगा। तो बात यह है कि उनसे तो आपको फॉरेक्स मिल गया, लेकिन उनको जब डिविडेंड देना रहा या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना रहा, जो भी चीज हमें देना रहेगा, तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें उनके करेंसी में मिले? Yes जो sir. भी Yes प्रोडक्ट, sir. जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू होता है इंडियन मार्केट में,
उसे इंडियन मार्केट में लिस्ट करते हैं या नहीं, सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में? यस Yes, सर sir. करते हैं। अब उनके कंट्री में जब आप इशू करेंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके कंट्री में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे लिस्ट हो। सोचिए, ताकि कल के डेट में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो वहां की रेगुलेटरी बॉडी क्या कर सके, आपको पकड़ सके और पैसे रिकवर कर सके। यहाँ इंडियन कंपनी, इंडिया में तो दुनिया भर का फ्रॉड कर लेती है, आप सुने होंगे चिट फंड और बाकी सारी कंपनी। कितने लोगों ने कितने तरीके से इन्वेस्टमेंट किया और लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो ऐसे केस में बाहर के कंट्री से जब आप फंड रेज करेंगे तो वहां की रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी जैसे यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी सेबी है। Yes, sir. Yes, क्या वो sir. अपने इन्वेस्टर का ध्यान नहीं रखेंगे? वहां वो नहीं बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को लिस्ट करो। इन चीजों के कारण वहां पे जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे तो वहां के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वहां के अकॉर्डिंग होने के लिए ही हमने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू किया, ताकि वहां के लोग बोले मोगैम्बो खुश हुआ और हमें क्या मिले वहां से पैसे मिले, वहां से हमें फंड मिले। तो इसी चीज में अमेरिका पहले से ही काफी डेवलप था, अमेरिकन मार्केट। तो इंडियन मार्केट यानी इंडियन कंपनीज को पैसे की रिक्वायरमेंट हुई। तो अगर आप इंडिया के बाहर से फंड रेज करना चाहेंगे तो मुझे बताइए किस जगह जाकर के आप पैसे मांगेंगे? उस जगह ना जहां के जो कंट्री डेवलप्ड हो, जहां पे पैसे होंगे वहां पे ही लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, या पाकिस्तान में जाकर के जो इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे, बांग्लादेश में करेंगे, नेपाल में करेंगे, कहाँ की, या श्रीलंका में जाके कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा? अब जब सोचिए इस समय श्रीलंका में जाकर के कोई अगर फंड रेज करना चाहे तो क्या होगा? यकीन मानिए वहां की पब्लिक ऐसे ही बहुत गुस्से में है। सुने ना श्रीलंका के इकोनॉमिक कंडीशन जो कैसे है, Yes, sir. Yes. दोहरा दोहरा करके मारेगी। अगर कोई कंपनी जाकर के एडवर्टीजमेंट कर दिया कि और क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। खाने के पैसे नहीं, लोगों को पानी पीने के पैसे नहीं, इतने महंगे महंगे जो है वो पानी के बोतल और बाकी चीज बिक रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिकन मार्केट शुरू से ही काफी डेवलप था। तो जब अमेरिकन मार्केट डेवलप था तो लोगों का निशाना कौन सा हुआ? अमेरिकन मार्केट। कि अमेरिकन मार्केट से फंड रेज करेंगे। फंड रेज करने का मतलब होता है कि वहां के लोगों के बीच में जाएंगे और इंस्ट्रूमेंट वहां के पसंद के लायक लोगों को इश्यू करेंगे और उनको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जब भी आप किसी पर्सन से फंड रेज करने जाते हैं, किसी कंट्री में लोगों से फंड रेज करने जाते हैं, तो उनको उनके ही लायक इंस्ट्रूमेंट दीजिए और उनको ये सेंस दिखलाइए कि ये आपके लिए है। इसी चीज में हम लोगों ने एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट, क्यों इसे डिपोजिटरी रिसीट कहते हैं बताऊंगा, करेंगे बात। तो क्या किया, एडीआर अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट इशू किया। इंस्ट्रूमेंट का नाम है जैसे इक्विटी, प्रेफरेंशियल शेयर्स, वैसे इसका नाम क्या है? अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट। डिपोजिटरी रिसीट क्यों कहते हैं ये बता दूंगा, और अमेरिकन मार्केट में क्या है इसलिए इसको हम कहते हैं अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम यूएसए यानी कि अमेरिकन मार्केट में फंड क्या करते हैं? रेज करते हैं। अब वहां के लोगों को लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे लिए इन्होंने क्या किया है, डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाया है। तो थोड़ा सा और लोगों में क्या जाता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। उन्हें लगता है हमें बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहले अमेरिकन मार्केट ही ज्यादा डेवलप था, तो उनके लिए हमने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया। अब इस इंस्ट्रूमेंट में है क्या क्या खासियत है, करेंगे बात, यही सब तुम्हें पढ़ना है। धीरे धीरे हमने सोचा कि यूके से भी फंड रेज करना है, फिर हमने सोचा जापान से करेंगे, और भी देश से करेंगे, रशिया से करेंगे। इसका मतलब जो भी कंट्री इंडिया से बाहर है सबसे करेंगे। तो क्या सारे कंट्री के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए? कहा, लग तो ऐसा ही रहा है। जहां अमेरिका के लिए बनाया एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट, तो वैसे ही जो है वो क्या करो, यूएसए के लिए, यूके के लिए बना दो यूनाइटेड किंगडम डिपोजिटरी रिसीट। कहा ऐसे इसका मतलब रशिया के लिए आरडीआर क्या करें? कहा कि नहीं, एक मार्केट के लिए हमने उस समय कर दिया, उसके बाद और जो भी कंट्री से हम फंड रेज कर रहे हैं इंडिया के बाहर से, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। ये इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी होते हैं। क्यों इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कहते हैं सब बताता हूं। तो उसका नाम क्या दिया इन्होंने, जीडीआर। क्या नाम दिया, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट। क्या नाम दिया, बोलिए मेरे पीछे, क्या नाम दिया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट। यानी अगर हम रशिया से फंड रेज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, तो जिस इंस्ट्रूमेंट को दे रहे हैं उन्हें, उसका नाम क्या हुआ, एडीआर या जीडीआर? जीडीआर। जीडीआर। अगर हम वहां यही चीज अगर हम कर रहे हैं जापान से, तो भी ये क्या कहलाया, जीडीआर। जीडीआर।
यही अगर हम ले रहे हैं यूएसए से तो क्या कहलाया? ADR। ADR. आज के डेट में, बिल्कुल सही, आज के डेट में आपका ये एडीआर भी जो है वो इसी में क्या हो गया है? मर्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले हमने इसको अलग ट्रीटमेंट दिया, यूएसए के लिए अलग बनाए हुए थे, लेकिन आज के डेट में अगर आप एक साथ 5 कंट्री से फंड रेज कर रहे हैं, 5 कंट्री से इंक्लूडिंग यूएसए, तो आपने यूएसए को क्या दे दिया? एडीआर। तो कंपनी इज मेकिंग इशू ऑफ जीडीआर, और उसी जीडीआर का पार्ट क्या बन गया? ये एडीआर। प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कंट्री, हमारे देश के लोग इंडियन मार्केट जो है, इंडियन जो है वो कंपनी इंडिया के बाहर से फंड रेज कर रही है, एक साथ 5 कंट्री से फंड रेज कर रही है, इंक्लूडिंग व्हाट? यूएसए, अमेरिका, यूएस. तो कंपनी इज, चलिए यूएसए को छोड़िए, कंपनी जो है वो 5 कंट्री से फंड रेज कर रही है, तो कंपनी इज गोइंग फॉर जीडीआर, सिर्फ इतना ही बोलेंगे, कंपनी इज गोइंग फॉर GDR. कंपनी जीडीआर इशू कर रही है। लेकिन अगर उसमें जो है वो आपका यूएसए भी एक कंट्री है, तो हम यही बोलते हैं कि कंपनी इज गोइंग फॉर जीडीआर, बट व्हाट दे आर गिविंग टू यूएसए पीपल? ADR. और बाकी 4 कंट्री को जो है वो जीडीआर है। बेसिक बात यह है कि इसमें आपको जो पैसे मिलेंगे वो उनके करेंसी में मिलेंगे। हम जीडीआर इशू कर दिए, ठीक है, नाउ जीडीआर इंक्लूड्स एडीआर। अब जब भी बोलूं तो इसका मतलब एडीआर जीडीआर एक साथ इसलिए बोलना पड़ता है कि अब अगर हम जीडीआर बोल रहे हैं और एडीआर बोल रहे हैं तो समझिए बात एक ही है। अगर हम यूएसए में सिर्फ कर रहे हैं तो एडीआर है, अदरवाइज उसी का नाम क्या है? जीडीआर है। तो अगर कंपनी ने जो है वो जीडीआर इशू किया, एडीआर जीडीआर इशू किया, अगर यूएसए में किया, तो वहां के लोग जो हमें देंगे वो किस करेंसी में देंगे? डॉलर में। आपने साथ में रूस में भी कर दिया, रशिया में कर दिया, वहां से क्या आया? रूबल। जापान में कर दिया तो वहां से येन आया, ऐसे यूके में कर दिया तो वहां से जो है वो क्या आएगा? आपका पाउंड आएगा। आपको अलग अलग तरह के करेंसी आ गए। अब उनको भी तो कुछ देने की बारी आएगी, उनको जो हम रिटर्न देंगे, जो भी फॉर्म में देंगे, किस करेंसी में देंगे? हमने तो 5 कंट्री में, 4 कंट्री में इशू कर दिया है जीडीआर, उनको किस कंट्री में देंगे, किस करेंसी में देंगे? उनको उसी करेंसी में देंगे जो उस कंट्री का क्या है? करेंसी है। तो हमने अगर जीडीआर एक साथ इशू किया तो यूएसए वाले को डॉलर में हम भी देंगे रिटर्न, यूके वाले को हम भी किस में देंगे? पाउंड में, रशिया वाले को रूबल में, जापान वाले को येन में। क्लियर है ये बात? यस। तो अब हमने जब सोचा इंडिया के बाहर से फंड रेज करना, इंडियन मार्केट से भी अगर हम फंड रेज करते हैं तो आप मेजरली बताइए, 2 फॉर्म आपको दिखेगा, एक दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और एक दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ डेट। इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी का मतलब है जहां पे लोगों को जो है हम क्या कर रहे हैं? लोगों को डिविडेंड वगैरह दे रहे हैं। अगर कंपनी को मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ तो उन्हें मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अगर हम डेट के फॉर्म में देते, चाहे वो बॉन्ड हो चाहे वो डिवेंचर हो, तो कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, उनको पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे. ठीक वैसे ही यहां भी हम करते हैं। अगर कोई चीज इक्विटी के फॉर्म में है तो उस पर इन जनरल क्या मिलता है? वोटिंग राइट वगैरह मिलता है। तो यहां भी जब हम इंडिया के बाहर से फंड रेज कर रहे हैं तो 2 मेजर फॉर्म है, एक इन द फॉर्म ऑफ डेट, एक इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। दोनों ही केस में जब हम उनको रिटर्न देंगे तो किस करेंसी में देंगे? उस कंट्री के करेंसी में देंगे, चाहे हम डेट लिए हैं तो भी और इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी है तो भी। जितने भी तरह के आपके इशू हैं, इन्हीं को जो है वो इन जनरल हम क्या देते हैं? यूरो इशू। क्या कह देते हैं? यूरो इशू। अब इसी यूरो इशू में डेट भी आ जाता है और क्या आ जाता है? इक्विटी भी आ जाता है। तो आप एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, ईसीबी, ये सब जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है? ये सब आपका जो है इन द फॉर्म ऑफ, आपका कहिए इक्विटी या इन द फॉर्म ऑफ क्या है? डेट है। यही हमें देखना रहेगा। अब एडीआर एग्जैक्टली क्या है, जीडीआर एग्जैक्टली क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फिर इसका एफसीसीबी भी एक बताऊंगा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एफसीसीबी और एफसीईबी भी बताऊंगा। तो ये एक एक करके हमें ये इंस्ट्रूमेंट हमें क्या करने पड़ेंगे? जानने पड़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। एक बार आपने यूरो इशू में बताया था, जोर से बोलिए, नहीं आई आवाज।
सर आपने यूरो इशू का क्या बताया था, जो मिडिल क्या? में, यूरो इशू का जो मिडिल में गिवन है नेम? यूरो इशू तो अभी बहुत चीज बताऊंगा, अभी सुनिएगा। यूरो इशू में हमने कहा कि इन जनरल यूरो इशू में सब कुछ आ जाता है, इक्विटी भी आ जाता है और डेट भी आ जाता है। और यूरो दो तरह से, और एक यूरो इशू का मतलब होता है व्हेन आप जो है वो इशू जो ला रहे हैं वो यूरोपियन कंट्री में ला रहे हैं। जैसे जब अमेरिकन मार्केट में कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? एडीआर। बाकी मार्केट में क्या, तो क्या बोल दिया? जीडीआर। ऐसे ही जो है वो यूरोपियन कंट्री में अगर आप लाते हैं जहां पे 16 कंट्रीज हैं यूरो, जो जहां करेंसी चलती है, तो वहां अगर आप करते हैं तो उसको हम यूरो इशू भी कह देते हैं। तो यूरो इशू के दो सेंस हो गए। एक सेंस क्या हुआ? यूरो इशू का एक सेंस आपका हो गया कि जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंडिया से बाहर इशू करते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं इन जनरल? यूरो इशू। जिसमें एडीआर जीडीआर भी कवर हो गया, एफसीसीबी, एफसी, ईबी, ईसीबी सब, यानी कि यहां जितने भी तरह का चीज आप देखते हैं ये सब एक तरह से हमारा जो है या तो यूरो इशू कहिए या इन सब को एक्सटर्नल जो है हम क्या कह देते हैं? इशूइंग कह देते हैं। और एक यूरो इशू का मतलब हुआ व्हेन यू आर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट इन यूरो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। और यूरो जो है आपके 16 कंट्री ने एक्सेप्ट किया था इनिशियली, उन्हीं कंट्री में जब करते तो उसे यूरो कहते हैं। इसीलिए इसमें मत कंफ्यूज होइएगा ज्यादा। आप लोग के लिए एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी, ईसीबी, इसलिए मैंने बस ये लिखा ताकि आपसे डिस्कस कर सकें। तो अब दो फॉर्म हमारे हैं, एक है कौन सा? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, और एक है इन द फॉर्म ऑफ डेट। एडीआर जीडीआर को हमने कहा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इक्विटी। मुझे एक चीज बताइए, क्या हमने इसे इक्विटी कहा या फॉर्म ऑफ इक्विटी कहा? फॉर्म ऑफ इक्विटी। एफसीसीबी, ईसीबी को हमने जो है वो डेट कहा या फॉर्म ऑफ डेट कहा? फॉर्म ऑफ डेट। अगर हम इसे इक्विटी नहीं कह करके फॉर्म ऑफ इक्विटी कर रहे हैं तो इतना तो आपको जरूर सेंस जाता होगा कि भाई ये एग्जैक्टली इक्विटी नहीं है। इसका मतलब इसके कुछ गुण किससे मिलेंगे? डेट से। इसका कुछ गुण जो है वो इक्विटी से मिलेगा जब हम कह रहे हैं फॉर्म ऑफ इक्विटी, लेकिन सारे फीचर जो है वो इक्विटी से नहीं मिलेंगे। अगर सारे फीचर इक्विटी से मिल जाएंगे तो मुझे बताइए इसको फॉर्म ऑफ इक्विटी बोलने की जगह क्या बोलेंगे? इक्विटी बोलेंगे। तो अब यही हमें इसमें देखना है कि क्या एडीआर है, क्या सेंस है इसका, क्यों इन्हें हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ इक्विटी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं यहां एडीआर, जीडीआर और यूरो, यहां मैंने तीनों लिख दिया, यानी कि फॉर यूरोपियन कंट्रीज, फॉर ऑल कंट्रीज, और एडीआर कहां के लिए हो गया? यूएसए। जीडीआर फॉर ऑल कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के लिए। ये आप लोगों को कम सुना है इसीलिए इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होता है, इग्नोर कीजिएगा। आपके कोर्स में भी इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। इंटरव्यू वगैरह में पता होना चाहिए, कहीं एकाएक बोल दिया तो ये ना लगे कि ये कौन सा चीज बोल दिया, इसीलिए थोड़ा डिस्कस किया है। आपके कोर्स में एडीआर जीडीआर। अब यहाँ पे हम अगर बात करें एडीआर जीडीआर की तो ये है क्या? तो ये है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। और क्या है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, ये जरा सुनिए, ये जरा देखिए एग्जांपल से। एक कंपनी है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, उस कंपनी का नाम सीएस लिमिटेड है। ये कंपनी पहले से जो है वो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू की हुई है, 10 रुपीज ईच। और मेरे साथ पीछे रिपीट कीजिएगा जो चीज मैं पूछना चाहूँ उस समय, ताकि लगे कि मुझे कि आप हैं जगे हुए। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच का जो है वो इशू किया। कंपनी के पास कितने पैसे आ गए? 10 लाख। 10 लाख। कंपनी जो ये 1 लाख शेयर इशू किया हुआ है, इस 1 लाख शेयर को लिस्ट किया होगा या नहीं? यस सर। पब्लिक के बीच में, पब्लिक कंपनी की बात में कर रहा हूं। इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट होगा या नहीं? यस या नो? यस सर। तो यानी कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ये 1 लाख शेयर आपके जो है वो लिस्टेड होंगे। सही कह रहा हूं? यस सर। और इसकी ट्रेड हो रही होगी या नहीं? यस सर, हो रही होगी। ये 1 लाख शेयर लिस्टेड भी होंगे और उसकी ट्रेडिंग भी हो रही होगी स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अब कंपनी ने इशू किया कितने एडीआर? 10,000 एडीआर जीडीआर। मैंने बोला है कि दोनों एक ही जैसा समझिएगा। एडीआर जीडीआर इशू किया, कितने रुपए वाले हैं? 100 रुपीज। 100 रुपीज ईच का।
अब यहां से सुनिए इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैसे आना शुरू होता है। एडीआर जीडीआर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, यानी इनको भी जो हम रिटर्न देते हैं उसका नाम क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड। और ये भी डिविडेंड जो है वो आपका जो है वो फिक्स नहीं है। जो इनको हम रिटर्न देते उसका नाम क्या है? डिविडेंड। और ये डिविडेंड फिक्स नहीं है। इनको भी अगर हमें डिविडेंड ही देना है तो मुझे एक चीज बताइए, डिविडेंड का जल्दी से मुझे फॉर्मूला याद दिला दीजिए, मैं भूल गया, मुझे नहीं पता। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अपॉन आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय व्हाट? आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर वहां लिखा हुआ है या आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर एंड एडीआर जीडीआर? सर उसमें तो एडीआर जीडीआर नहीं लिखा था जो फॉर्म तो जानते उसी पे टिके रहिएगा, कहीं एडीआर जीडीआर नहीं बोला था, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ही तो बोला था। यस सर वही। ठीक, तो उसी पे अड़े रहेंगे। अब देखिए, हमने कहा इनको भी हम किस चीज में देंगे रिटर्न? डिविडेंड में देंगे। अगर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहता तो हमें दिक्कत होती नहीं, प्रेफरेंशियल शेयर्स की तरह दे देते डिविडेंड या नहीं दे देते? यस सर। इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को निकालने में कोई दिक्कत होती है? नो सर। नहीं होता है। जो उनका बचा पैसा जिसको डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देते आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर से, कर देते हैं या नहीं? यस सर। इनका कहां से लाए? कहा इनके लिए क्या किया जाता है वो देखिए। ये जो आपका एडीआर जीडीआर है इसको हम कोरिलेट करते हैं हमारे इक्विटी से। किससे? इक्विटी से। और यहां पे देखिए क्या लिखा है, 1 एडीआर जीडीआर इक्वल टू हाउ मेनी इक्विटी शेयर? 10 इक्विटी शेयर। 10 इक्विटी शेयर। ये बेसिकली इसीलिए क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें दो काम करने हैं। एडीआर जीडीआर जिस समय इशू होता है उस समय उस पर कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन अगर वो अपने एडीआर जीडीआर को इक्विटी में बदलना चाहे तो हम ये राइट उन्हें देते हैं। कौन सा राइट? कि उसको किस में बदल लें? इक्विटी शेयर में। और जब वो बदलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ एक एडीआर जीडीआर के बदले में कितने इक्विटी शेयर? 10। तो जब तक उन्होंने बदला नहीं है तब तक क्या होगा वो सुनिए, और बदलने के बाद क्या होगा। अभी ये जो 10 इक्विटी शेयर हैं, अभी उन्होंने कितने एडीआर जीडीआर इशू किए हैं? 10,000। इसका मतलब है कि इसके पैरेलल में कितने और इक्विटी शेयर हो गए? 1 लाख। 1 लाख तो पहले से हमने इशू किया हुआ था या नहीं? जो कि इंडिया में क्या हो रहा था, लिस्टेड भी था और ट्रेड भी हो रहा था। अब हमने जो है वो 10,000 एडीआर जीडीआर इशू किया, जिसमें एक एडीआर जीडीआर इक्वल टू हाउ मच इक्विटी शेयर? 10 इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब इसके पैरेलल में हमारे 1 लाख और इक्विटी शेयर हो गए। यस सर। ये इक्विटी शेयर 1 लाख इक्विटी शेयर इंडियन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? लिस्ट रहेगा, ट्रेडिंग इसकी नहीं होगी। ट्रेडिंग सिर्फ कितने की होगी? 1 लाख। सिर्फ जो 1 लाख है उसका ट्रेड होगा, और ये जो और है वो 1 लाख लिस्ट रहेगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि टोटल लिस्ट हमारे कितने हैं तो कितने हो गए? 2 लाख। और जिसमें से ट्रेड कितने में हो रहा है? 1 लाख। 1 लाख में। अब हमें डिविडेंड का कैलकुलेशन करना है। डिविडेंड का हमें पता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट अपॉन व्हाट? आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। अब मान लीजिए कंपनी को 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 5 लाख। जल्दी बताइए डिविडेंड कितना निकलेगा? 5 लाख को कितने से डिवाइड करें? 2 लाख से। 1 लाख से या 2 लाख से? 2 लाख से। 2 लाख से करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1,10,000 से, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो किससे? 2 लाख से। 2 लाख से। कितने से करेंगे? अब हम इसको 2 लाख से करेंगे तो मुझे बता दीजिए कि कितना आपका जो है वो रिजल्ट आएगा? 2.5 लाख। 2.5 रुपीज पर वॉट? और शेयर, इक्विटी शेयर। तो 2.5 रुपये हर इक्विटी शेयर होल्डर को दे दीजिए। सही कह रहा हूं? जिसके जिसके पास एक शेयर है, अगर 10 किसी के पास है तो कितना दीजिएगा? 25। और मुझे बताइए 1 एडीआर जीडीआर इक्वल टू हाउ मच? 10 इक्विटी शेयर। इनको कितना डिविडेंड मिलेगा? 25। बस अंतर इतना ही है कि ये 25 इनको नहीं मिल करके, 25 रुपीज नहीं मिल करके इसको किसमें आप पे कीजिए? उनको
उनकी स्टैंडर्ड करेंसी में Currency कंट्री में। की। उनको डॉलर में दे दीजिए अगर एडीआर है तो। अगर यही जीडीआर है तो यही 25 रुपए को किसमें कन्वर्ट कीजिए, पाउंड में। इसी 25 को जो है वो रूबल में कीजिए। अगर किनको दिया है, रशा में, इसी को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, येन में। देंगे तो 25 रुपए ही, लेकिन 25 रुपए को किसमें कन्वर्ट करके देंगे, उस कंट्री का जो करेंसी उसमें कन्वर्ट करके दे देंगे। क्लियर है ये बात? यस सर। तो सर हम इसको डिवाइड करेंगे अमाउंट को उसकी एक्सचेंज रेट वैल्यू से। फिर से बोलिए। जैसे सर फॉर एग्जांपल $1.70 के बराबर है, एक एग्जांपल है। तो जैसे 25 आया है इसका रुपीस, तो हम कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा हमें पेपर में भी। क्या दिखाना पड़ेगा? 25 रुपए उन्हें देने हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन जो है, 25 रुपए देने हैं। अगर किसी ने एडीआर लिया हुआ है तो उसे 25 रुपए की जगह क्या कर देंगे, 25 रुपए के इक्विवेलेंट जो उस दिन का रेट रहेगा किसमें दे देंगे, डॉलर्स में। डॉलर में। क्या 25 रुपए को हम डॉलर में नहीं निकाल सकते? सर वही बोल रहा था मैं कि बिल्कुल। अगर 25 रुपए हैं और देना है यूके में क्योंकि जीडीआर इशू किया हुआ है, तो इस 25 रुपए को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पाउंड में। पाउंड में। जिसका जितना देना। अगर मान लीजिए कि किसी ने 10 एडीआर लिया था, अब बताइए कितना डिविडेंड उनको देंगे, 25 रुपीस। 10 इंटू 25 यस सर। नहीं देंगे 250 रुपए, यस सर देंगे। क्योंकि एक एडीआर कितना हो जा रहा है उस पर डिविडेंड 25 रुपए। 10 है तो 250 रुपए को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, डॉलर में, और दे दीजिए बंदे को। अगर किसी ने जो है वो लिया था, मान लीजिए 20 जीडीआर। अब कहिएगा सर 20 जीडीआर क्यों हुआ, कौन वाले कंट्री लिए थे ये बताना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया कि ये यूके वाले लोग हैं। यूके में कोई पर्सन है, उसने लिया था 20 जीडीआर। तो क्या करें, 500 को हम कर देंगे 500 रुपीज हो गए। इस 500 रुपीज को किसमें कन्वर्ट करें, पाउंड में। बस दे देंगे, वो हैप्पी। यानी हमने यहां क्या देखा कि जो हमारा एडीआर जीडीआर है उसको अंडरलाइन कर दिया किस पे, किस इंस्ट्रूमेंट पे अंडरलाइन कर दिया, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर पे। अब देखिए एडीआर जीडीआर में आपको कहीं भी कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। आपको डिविडेंड मिल रहा है वो अनलिमिटेड है। इसी तरह से डिविडेंड का कैलकुलेशन, लेकिन किस करेंसी में, इस जो कंट्री है उसी के करेंसी में। क्लियर है? यस जिस सर। कंट्री में हमने इशू Yes, किया sir. उसी कंट्री के करेंसी में मिल रहा है। अब जितने भी एडीआर जीडीआर इशू है, मुझे बताइए, आपने कहा कि उतने जो है उसके पैरेलल में जो अंडरलाइंग है इक्विटी शेयर, वो आपने इंडियन मार्केट में क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। एडीआर जीडीआर को लिस्ट किया या उसके अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट को लिस्ट किया? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में आपके ये 1 लाख इक्विटी शेयर लिस्टेड थे, ये वाले। यस सर। So, ये 10,000 एडीआर जीडीआर के कारण फिर से 1 लाख और हो गया इक्विटी शेयर। यस सर। ये भी आपने जो है वो लिस्ट कर दिया इंडिया में। इसकी ट्रेडिंग होगी, इसकी ट्रेडिंग नहीं होगी। नहीं होगी। तो जिन लोगों ने एडीआर जीडीआर खरीदा है उन्हें डिविडेंड कैसे मिलेगा, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया अच्छे तरीके से। यस सर। अपना एडीआर जीडीआर कैसे वो बेचेंगे? हम जब इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बस डिविडेंड ही लेते हैं या अपना इक्विटी शेयर भी बेच सकते हैं? अपना इक्विटी शेयर भी सेल कर सकते हैं। बेच सकते हैं। तभी ना सेबी ने बोला कि आपको इसे स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। लिस्ट करना पड़ेगा। मुझे एक चीज बताइए, जिस भी कंट्री में आप एडीआर जीडीआर इशू कर रहे हैं, यूएसए में आप एडीआर इशू कर रहे हैं, वहां की जो है वो रेगुलेटरी बॉडी का नाम सेक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। क्या नाम है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। जैसे हमारे देश में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वैसे ही। तो सेक क्या बोलेगी कि आओ, आपका स्वागत है, आओ बिंदास हमारे देश में जो एडीआर जीडीआर इशू करो, और हम अपने इन्वेस्टर का कोई ध्यान नहीं रखेंगे। या बोलेगी कि एडीआर को आपको यहाँ लिस्ट करना पड़ेगा, फोर्स करेगी या नहीं? करेगी सर। जब सेबी कहती है कि अपने देश में हम करते हैं तो सेबी हमसे करवाती है। हमारे देश की रेगुलेटरी बॉडी, हमारे देश के जो है
वो ईश्वर को लिस्ट करवाते हैं, हमारे देश का ईश्वर दूसरे कंट्री में जाएगा, चौधरी बन के आ जाएगा और उन्हें लिस्ट नहीं करना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा। तो जब लिस्ट करेंगे तो वहां पैसे देने पड़ेंगे, तो भाई पैसे देने पड़ेंगे तो यहाँ स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देने पड़ते हैं या नहीं? देने पड़ते हैं। तो सेबी ने बोला तो ये काम करना है। ठीक वैसे उन्हें एडीआर जीडीआर जो भी इशू करेंगे वो उस कंट्री में उन्हें उसे क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा। अगर आप जीडीआर इशू कर रहे हैं और मान लीजिए एडीआर भी कर रहे हैं तो यूएसए में भी लिस्ट कीजिए, और जीडीआर में आप यूके में कर रहे हैं, रसा में कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, तो इन तीनों कंट्री में भी साथ में क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा। हर कंट्री में लिस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे कंट्री में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे मैं उसे क्या कर पाऊंगा? ट्रेड कर पाऊंगा। क्योंकि अलग अलग कंट्री में जाकर के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए अलग अलग तरह के फिर नॉर्म्स हो जाते हैं। जहां पे ठीक है दूसरे कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा जो है वो ज्यादा जो है वो चीजों को डॉक्यूमेंटेशन और चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हर कंट्री के जो रेगुलेटरी बॉडी वो क्या बोलेंगे कि अगर आप एडीआर इशू करोगे तो आपको यूएसए के भी एक नए के स्टॉक एक्सचेंज में से क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा। और आपने न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में उसे क्या किया? लिस्ट कर दिया। तो एडीआर जीडीआर जो इशू हुआ है, अगर किसी को जो है वो कल के डेट में डिविडेंड तो हर साल मिलेगा, लेकिन यहीं पे मान लीजिए मिस्टर जॉन है जिसने 1000 जो है वो एडीआर लिया था। कितना? 1000। अगर इन्होंने एडीआर लिया था 1000 तो इन्हें 1000 एडीआर के बेसिस पे जो है वो डिविडेंड मिलेगा या नहीं? यस सर। मिलेगा। अगर ये बेचना चाहे तो अपने 1000 एडीआर डीडीआर जो भी इनके पास है इन्हें उस कंट्री में ये बेच सकते हैं। अगर इसमें से 10 बेचना है 10 बेचे, 20 बेचना है 20 बेचे, जितने बेचने हैं वो बेचे। अभी इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि मैं इसे क्या कर लूं? कन्वर्ट कर लूं। ध्यान से सुनिएगा। तो राइट हमने दिया है, जानबूझ करके लुक्रेटिव बनाया है, लोगों को लालच दिया है। अगर कोई कहता है कि अगर अभी तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है रिजोल्यूशन वगैरह में, कहता है नहीं मुझे भी जो है वो जैसे इंडियन पीपल करते हैं वैसे मुझे भी क्या चाहिए? वोटिंग राइट चाहिए। अगर चाहिए तो उन्हें अपने इस एडीआर डीडीआर को वो चाहे तो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी शेयर में। तो मिस्टर जॉन जिनके पास 1000 एडीआर जीडीआर था, उन्होंने क्या किया? एडीआर था, उन्होंने जो है इसे कन्वर्ट कर लिया। तो बताइए 1000 एडीआर के बराबर कितने के बदले में कितने इक्विटी शेयर इन्हें मिलेंगे? 10,000। क्या ये समझने में दिक्कत है? ये शुरू में ही इशू किया गया था, में लिखा था एक एडीआर जीडीआर पे कितना इक्विटी शेयर? 10। इनके ये जो 10,000 एडीआर हैं ये कहां लिस्टेड था? 10,000 इशू किया था ना हमने एडीआर, यही मान लीजिए। ये कहां लिस्टेड था? यूएसए में। और कितने का ट्रेड हो रहा था यूएसए में? 10,000। ठीक है, हमने मान लिया एडीआर हमने इशू किया। कितने एडीआर इशू किए? 10,000 एडीआर इशू किया, जिसमें से मिस्टर जॉन ने कितना एडीआर खरीदा? 1000। ये पूरे के पूरे 10,000 के बदले में जितने इक्विटी शेयर होते हैं, कितने इक्विटी शेयर होते हैं? 1 लाख। तो 1 लाख वाला जो है वो इंडिया मार्केट में भी क्या किया गया? लिस्ट किया गया। इंडिया वाला तो ये लिस्ट भी था और ट्रेड भी हो रहा था, और ये सिर्फ अभी क्या है? यहाँ लिस्ट है। ये वाला यहाँ ट्रेड नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो 10,000 एडीआर है जो यूएसए में लिस्ट है, ये यूएसए में इस 10,000 का ट्रेड हो रहा है या नहीं? हो रहा है सर। जैसे ही मिस्टर जॉन अपना 1000 एडीआर कन्वर्ट करेगा तो उसे कितने इक्विटी शेयर मिलेंगे? 10,000। 10,000। 1000 एडीआर उसने कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब 1000 एडीआर कम हो जाएगा। यस सर। तो माइनस कर दिया 1000। यूएसए के मार्केट में लिस्टेड अभी भी रहेंगे 10,000 एडीआर। क्यों लिस्टेड रहेंगे ये बताऊंगा, लेकिन ट्रेड अब कितने का होगा? 9,000। लेकिन 9,000 लिस्टेड नहीं, ये नहीं कि 1000 को डिलिस्ट कर देंगे, वो भी लिस्ट रहेगा, लेकिन बस ट्रेडिंग कितने की होगी? 9,000 की। इधर इंडियन मार्केट में आपका 1 लाख लिस्टेड था और इसका ट्रेड भी हो रहा था, और ये जो 1 लाख था यानी टोटल 2 लाख जो हमारा था, उसमें से इस 1 लाख का क्या ट्रेड हो रहा था? नो सर। अब इसमें 10,000 और ऐड हो जाएंगे। क्या करने के लिए? ट्रेड होने के लिए। कौन सा ये 1000 है? ये कौन सा जो है वो 10,000 है?
तो जो 1000 कन्वर्ट वो इक्विटी शेयर बिल्कुल सही, ये मिस्टर जॉन वाला 1000 एडीआर है जो यहाँ पे आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इक्विटी में। तो उसके बदले में जो 10,000 इक्विटी शेयर मिला है मिस्टर जॉन को, अब उसकी यहाँ ट्रेडिंग शुरू हो गई। तो अब कितने का ट्रेड होने लगा इंडिया में? 1,10,000। क्लियर है? Yes. लिस्टेड कितना है इंडिया में? 1 लाख नहीं, टोटल सर 2 लाख 2 लाख टोटल 2 लाख लिस्टेड है। ये 1 लाख पहले वाले और ये 1 लाख एडीआर जीडीआर वाले, और ट्रेड अब कितने का हो रहा है टोटल? 1,10,000। अब अंतर क्या हो जाएगा ये सुनिए। जो बाकी के लोग हैं जो यहाँ 9,000 एडीआर है, इन लोगों को अगले साल भी जो डिविडेंड मिलेगा वो किसमें मिलेगा? डॉलर में। लेकिन ये जो हमारे मिस्टर जॉन है, इनके पास कितना वोटिंग राइट आ गया? कितने? 10,000। जितने इक्विटी शेयर उतने क्या हो गए? वोटिंग राइट। और इन्हें डिविडेंड भी जो मिलेगा वो कितने के अकॉर्डिंग मिलेगा? 10,000 शेयर्स इक्विटी शेयर 10,000 इक्विटी शेयर। ये देखिए हमने एक इक्विटी शेयर पे कितने रुपए दिए हैं? 2.5 2.5 रुपीज। तो इनको कितना दे देंगे? कितने रुपए दीजिएगा इनको? 25,000 दे देंगे? यस सर। इनको डॉलर में दीजिएगा या 25,000 रुपए दीजिएगा? डॉलर्स में। सर डॉलर्स में सर। नहीं, अब इनको जो मिलेगा वो किस में मिलेगा? रुपीज रुपीज में मिलेगा, क्योंकि अब ये एडीआर नहीं लिए हुए। हम एडीआर पे डिविडेंड जो देते हैं उनके करेंसी में देते हैं, उन्होंने उस एडीआर को किसमें कन्वर्ट कर लिया? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया। तो इक्विटी शेयर का राइट मिलने लगा। बाकी जो हमारे 9,000 एडीआर वाले, इनके पास वोटिंग राइट है? यस No, sir. नो सर। नो, ये 9,000 एडीआर वाले पास वोटिंग राइट नहीं है। लेकिन ये जो 1,000 एडीआर को जॉन ने कन्वर्ट करके क्या ले लिया? 10,000 इक्विटी शेयर, इनको क्या मिल गया? वोटिंग राइट। वोटिंग राइट। तो कहा भाई जब आप सारे मजे लेंगे इक्विटी शेयर का, तो इक्विटी शेयर के ही मजे लीजिए, और उस मजे में आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो किसमें मिलेगा? रुपीस में। रुपीज में मिलेगा। मिस्टर जॉन सोचते हैं कि धत तेरे की बेकार का काम किया, इस समय रुपीज और डॉलर का दुनिया भर का एप्रिसिएशन दिस दैट हो रहा है, नहीं कम ज्यादा होते हैं। यस सर। तो इससे तो बेहतर, और मैं तो पैसे लगा करके कहाँ जाऊंगा पार्टिसिपेट करने के लिए। जब आप जाइएगा मीटिंग में तो आने जाने का खर्च थोड़ा ना दे रही है कंपनी, ना ही टिकट और फ्लाइट का टिकट उनको और चाहिए। वो कहते हैं कि जितने हमारे डिविडेंड नहीं आते उससे ज्यादा तो खर्च हो जाएंगे। तो अब उन्हें लगने लगा कि ये डिसीजन मेरा सही नहीं था। किस चीज का? कन्वर्जन का। कन्वर्ट करने का। तो अब वो दोबारा से इसे कन्वर्ट करना चाहते 10,000 इक्विटी शेयर को वापस से एडीआर जीडीआर में। क्या कन्वर्ट करने दीजिएगा? Yes, सर। अब ये दोबारा से चाहते हैं, इनको जो आपने क्या दे दिया? 10,000 इक्विटी शेयर। इसके बदले में ये दोबारा चाहते हैं क्या मिल जाए इनको? 1,000 एडीआर। क्या प्रोविजन रखिएगा? मैं आपसे सलाह ले रहा हूँ, क्या सही है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप भी जरा सोचिए ना कि रखें या ना रखें। नहीं रखेगा सर। अगर ये प्रोविजन रखिएगा तो वहां के लोग और खुश रहेंगे कि चलो भाई अगर हमने गलती से कन्वर्ट भी कर दिया तो भी ये हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वापस किसमें आ सकते हैं? एडीआर। वापस एडीआर में आ सकते हैं। अगर ये फैसिलिटी दीजिएगा तो होगा क्या कि जिस समय आप एडीआर जीडीआर इशू कीजिएगा उस समय आपके एडीआर जीडीआर का सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप लोगों को कहते हैं आइए हमारे इक्विटी शेयर लीजिए। कंपनी को पैसा कब आएगा? सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करने से, या लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो। आप सामान लेकर के मार्केट में बैठ गए तो क्या आप मालामाल हो गए, या जब बिक जाएगा तो मालामाल होइएगा? जब बिकेगा तो। तो यही तो है, आप एडीआर टीडीआर इशू कर रहे हैं, लोग सब्सक्राइब करेंगे तब ना पैसे आएंगे। ये फीचर आप रखिएगा तो सामने वाला बोलेगा यार क्या मस्त है, हम इंडियन मार्केट में क्या करेंगे, पैसे लगाएंगे। वहां पे जो है वो जब हम इसे कन्वर्ट कर देते तो वापस भी ये हमें कन्वर्ट करने का क्या देते हैं? मौका देते हैं।
और अगर हम ये कह दे कि आप ऐसा नाचने का काम इधर से उधर और उधर से आने का काम n नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, तो अब बताइए उनको और शांति मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। यस सर, मिल जाएगा। उनको शांति मिलेगा और हमें जो है वो डॉलर, पाउंड, येन और रूबल मिलेगा। तो हम कहते हैं ना कि इंडियन, हम बड़े गरीब हैं, गरीब नहीं, हम बड़े तेज हैं। जहां जैसे जरूरत होता है, जब जरूरत पड़ा तो जानबूझ करके मुंह लटका के गरीब जैसा दिख गए। घर में जैसे हम नौटंकी करते हैं, एकदम इमोशन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मम्मी पापा से पैसे लेने तो उस समय देख लीजिए आपका इमोशन, किस बात पे दुख होना है तो आपसे बड़ा कोई एक्टर नहीं हो सकता है। और एक बार जब मिल गया तो फिर बल्ले बल्ले सावा सावा मनाने लगते हैं। ठीक वैसा ही है, सारे हमारे और आपसे ही मिलकर के तो पूरा इंडिया बना है। तो हमने कहा कि नहीं, तो हम उनको तरह तरह के तरीके से जो है लुक्रेटिव ऑफर्स दे रहे हैं कि भाई आपको अभी वोटिंग राइट नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है ना, इंटरफेयर नहीं करेंगे काम में, चुपचाप डिविडेंड लेंगे और मस्त रहेंगे। और इंटरेस्ट भी नहीं है कि देना कंपलसरी है, अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो उनका डिविडेंड भी उनको नहीं मिलेगा। बस एक ही चीज तो है कि जो डिविडेंड देना होगा वो किस में देंगे? डॉलर में, उनके करेंसी में देंगे। तो लिया भी तो उन्हीं के करेंसी में था। तो बस यहाँ पे फेमा का प्रोविजन आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो आपको चौधरी सर बताएंगे जब आप फेमा करेंगे। तो और कहीं मौका लगा, कुछ और लगा तो मैं भी अपना फेमा का वीडियो शेयर कर दूंगा, ऐसे अगर रिवाइज वगैरह करना रहा बाद में तो वो देखेंगे। फिलहाल जब सर पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा। तो ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये कहता है कि जब भी दूसरे करेंसी का आना जाना होगा, इंडिया में आना या इंडिया से जाना होगा, तो ये कहता है मुझे कुछ कहना है। यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहेगा कि ये एक्सचेंज अलाउड है या नहीं है, इस तरह का लेन देन करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो क्या परमिशन लेकर के करना है या बिना परमिशन लिए करना, ऐसी ही कुछ चीजें हैं। तो यानी कि जब आप फेमा पढ़ेंगे तो भी वहां एडीआर जीडीआर का जिक्र होगा। तो ये जो एडीआर जीडीआर आपका समझा हुआ रहेगा, ये वहां भी आपको मदद करेगा। तो चलिए, हमने एडीआर जीडीआर इशू किया। एडीआर जीडीआर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी है, अंडरलाइन उसका इक्विटी शेयर है। इस पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, बल्कि इसमें डिविडेंड मिलता है। वो डिविडेंड आपका जो है वो क्या है? फिक्स नहीं है। मिलेगा किस करेंसी में? उस कंट्री के होम करेंसी में जहां हमने इशू किया है। वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन अगर इसे हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी में तो इस पे क्या मिल जाएगा? वोटिंग राइट। इस पे वोटिंग राइट मिल जाएगा। इसी चीज को जब हम वापस जो है वो इक्विटी को वापस कन्वर्ट करना चाहे किसमें? एडीआर जीडीआर में, तो वो कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, फिर यहां से जो आपके 10,000 का ट्रेड शुरू हुआ था ये फिर रुक जाएगा, और इंडिया में लिस्टेड कितने रहेंगे उस समय इक्विटी? 2 लाख। 2 लाख। और ट्रेड कितने का होगा? 1 लाख। सिर्फ 1 लाख का। एडीआर जीडीआर यूएसए में, इसीलिए हमने कहा था कि यहां से हमने लिस्ट होने वाले में कम किया था 1,000। नो सर, नो, लिस्टेड तो 10,000 ही। अब यहां जो 9,000 ट्रेड हो रहा था वो बढ़ करके फिर कितना हो जाएगा? 10,000। यहां 9,000 हो गया था ना, क्यों? क्योंकि 1,000 जो है वो मिस्टर जॉन ने क्या कर लिया था? कन्वर्ट करवा लिया था। कन्वर्ट कर लिया था। फिर वापस जब वो इक्विटी के बदले में एडीआर जीडीआर ले लेंगे तो फिर से कितने का ट्रेड यूएसए में होने लगेगा? 10,000 का। और फिर इनके पास वोटिंग राइट रहेगा? नो सर। नो। ठीक है, जब कन्वर्ट कर देंगे तो वोटिंग राइट हमें मिल जाएगा। यही जो इनमें 2 तरह का है कि आप एडीआर जीडीआर को इक्विटी में और इक्विटी को एडीआर जीडीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं रिवर्स फंजिबिलिटी या टू वे फंजिबिलिटी। क्या बोला हमने? रिवर्स फंजिबिलिटी और टू वे फंजिबिलिटी। यानी कि एडीआर जीडीआर से हम किधर चले गए? इक्विटी में, और वापस इक्विटी से किस में आ सकते हैं? एडीआर जीडीआर में। तो क्या वो यूज करते हैं इस क्वालिटी को, क्या हम कहते हैं? रिवर्स फंजिबिलिटी। रिवर्स टू वे फंजिबिलिटी और टू वे या रिवर्स व्हाट? फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी।
अब बताइए एडीआर जीडीआर वर्ड क्लियर है? अभी कैसे इशू करते हैं ये नहीं बताया है, वो सब बताऊंगा। Yes, sir. फिलहाल एडीआर जीडीआर वर्ड क्लियर? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी ये नहीं बताया कि ये हम इशू कैसे करते हैं, इसका है तरीका, इसमें भी बड़े एस्पेक्ट हैं। अब यहां पे जरा आइए और अब इस चीज को पढ़ के देखते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, सही बात है? Yes. Yes, sir. Yes. नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। फिक्स रेट का ना इंटरेस्ट मिलता है ना फिक्स रेट ऑफ क्या मिलता है? Dividend. Dividend. डिविडेंड। नो वोटिंग पावर टिल एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर, ये वर्ड क्लियर है? टिल एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब आपको वोटिंग पावर मिलेगा या नहीं? मिल जाएगी सर। लेकिन अगर आप एडीआर जीडीआर रखे हुए तो आपके पास वोटिंग पावर है? No, sir. ओके। इक्विटी शेयर ऑफ इशूइंग कंपनी शैल बी व्हाट? अंडरलाइंग एसेट फॉर दिस इशू। देख लिया आपने डिविडेंड का कैलकुलेशन, प्राइस का कैलकुलेशन। इंडियन मार्केट में अगर इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ रहा होगा तो मुझे बताइए जिस कंट्री में एडीआर लिस्टेड है या जीडीआर लिस्टेड है वहां भी उनके प्राइस बढ़ रहे होंगे या नहीं? Yes, sir. और इंडियन मार्केट में इक्विटी शेयर का प्राइस कब बढ़ रहा होगा उस कंपनी का? जब उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा होगा इन जनरल, तो इंडियन मार्केट में उसका प्राइस बढ़ेगा इसीलिए क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यही चीज इफेक्ट करेगा कहां पे? एडीआर और जीडीआर में भी, जो वहां पे उस कंट्री में लिस्टेड है। एडीआर जीडीआर शैल बी लिस्टेड, शैल वर्ड लगा हुआ है, कंपलसरी है। शैल बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन द कंट्रीज वेयर इट हैज बीन इशूड। लिस्ट भी होगा और वहां क्या होगा? ट्रेड भी होगा। लेकिन ये एस्पेक्ट देखिए, अंडरलाइंग इक्विटी शेयर शैल बी लिस्टेड इन इंडिया बट व्हाट? Traded only after converting into an. आफ्टर कन्वर्जन इनटू अंडरलाइंग एसेट। ये बिल्कुल यहां मैच नहीं किया हमारे जॉन वाले एग्जांपल से। Yes. Yes, sir. अगर इन्होंने कन्वर्ट कर लिया तभी जाकर के ये 10,000 क्या होने लगे? Trade. वरना लिस्ट तो इंडिया में था, ये 1,00,000 और ये पूरा का पूरा लिस्ट था। तो देखिए अंडरलाइंग एसेट शैल बी लिस्टेड इन इंडिया, उतने इक्विटी शेयर लिस्टेड तो होंगे लेकिन ट्रेड सिर्फ कितने का होगा? जितने आपके क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। जल्दी क्लियर? 100% ये वर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो अब शांति से पहले, मतलब हाथ से ही लिखिएगा, शांति मतलब व्यापक अर्थ में मत चले जाइएगा। पहले आप इसे कॉपी कीजिए, ये जब आ जाए तो बता दीजिएगा ये ब्लैंक है मेरे लिखने के लिए। ये कॉपी करें, ये कॉपी करें, ये तीनों हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस है एडीआर जीडीआर को इशू करने का। और वहां पे ये वर्ड क्लियर होगा कि इसके आगे अमेरिकन और ग्लोबल लगा, ये तो समझ में आता है। डिपॉजिटरी रिसीट क्यों कह देते हैं, तो वो भी चीज क्लियर होगा। चलिए लिखिए पहले।
Done, sir. बाकी लोग भी बताएं। Done, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. ठीक है, करके बताएं मुझे। Done, sir. Done, sir. नेक्स्ट पे So Sir, this one's blank. ये ब्लैंक है ना। Yes. Done, sir. Sir, 1 minute. Last point बचा है बस. बाकी लोग भी और बताएं तो चेंज करूंगा। Sir, done. आइए फिर नेक्स्ट पे।
Done, sir. सारे लोग डन कीजिए। Yes, sir, done. डन है? Yes, sir. इसको कॉपी करके रख लीजिए बस, तो समझाने आ रहा हूँ। Done, sir. डन?
जी करे बात सबका ध्यान। Yes, sir. चलिए अब जरा यहाँ देखते हैं कि एडीआर जीडीआर इशू करने का प्रोसेस क्या है। अभी आपने पब्लिक इशू करने का प्रोसेस नहीं पढ़ा है, आगे है। कोशिश ये की जा रही है कि आपको पहले वो चीजें बताई जाए जिसका आगे यूज है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज तो बीच में आएगा ही, सिलेबस इस तरह का है। कोई भी इंडियन कंपनी अगर इंडियन मार्केट से फंड रेज करना चाहती है, इक्विटी शेयर इशू करे, जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू करे, तो जब वो इशू करेगी कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो ऑफर डॉक्यूमेंट देती है, और ये ऑफर डॉक्यूमेंट के बाद बड़े सारे लोगों को इंडिया में इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व करती है, जिसके मदद से ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स हैं ये उन जगहों पे पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। अब जरा सोचिए, अगर आपको फंड रेज करना है इंडिया के बाहर से, कहां से, इंडिया के बाहर से, तो जो भी कंट्री है, चाहे यूएसए हो एडीआर के लिए, चाहे जीडीआर के लिए आपका कोई भी कंट्री हो, यूके हो, जापान हो, रशिया हो, आपको इन लोगों के बीच में अपने इस ऑफर को पहुंचाना होगा या लोग को सपना आएगा, क्या लोगों सपना आएगा या आपको एडवर्टीजमेंट या अलग अलग मीडियम से लोगों तक ये पहुंचे, लोग ले या ना ले ये तो बात की बात है। पहले हमारे पास जो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, कोई आईपीओ आता है आपको कैसे पता चलता है, आप रात में सोते हैं, जो मान लीजिए हिंदू धर्म को मानते हैं उनको शिव जी सपने में आते हैं, बोलते हैं बम बम भोले उठ जा आईपीओ आने वाला है कल, या जो दूसरे धर्म को मानते हैं मान लीजिए उनको अल्लाह आते हैं और कहते हैं बच्चा उठ जा देख कल ये आने वाला है, जीसस क्राइस्ट सपने में आते हैं, या जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल वाहेगुरु आते हैं, ऐसा ही होता है। नो सर, प्रोस्पेक्टस इशू होते हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान जी आके नहीं बताते जोमेटो का इशू आने वाला है, आप सुबह में फटाफट उठते हैं, पता करना शुरू करते हैं कि जोमेटो का इशू कब से कब तक का आ रहा है, या टीवी वगैरह पे ऐड आता है, न्यूज़पेपर में ऐड होता है, या डिफरेंट डिफरेंट जगहों के जरिए और भी मीन्स से आप तक पहुंचाया जाता है। आजकल तो चला है यूट्यूब चैनल वगैरह, जो चैनल पे सबसे ज्यादा लोग वगैरह हिट करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वो छोटा छोटा जो जिसमें इधर से कॉमेडी वाला आवाज भी दिया रहता है, मेरी बिटिया भी कभी कभी देखते रहती है, नहीं बीच में हंसता हुआ आ जाएगा हा हा हा, और मौज कर दी, और वही तूने मौज कर दी, और इधर कुछ वीडियो भी दे रहा है, मीम वगैरह, क्या बोलते हैं, मीम बोलते नहीं, छोटा छोटा वीडियो रहता है, हाँ, शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब पे, शॉर्ट्स Shorts, जोक्स होते तो मीम हो गए। शॉर्ट्स आते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता, यहाँ थोड़ा सा मेरा वीक है ये सब मामला, गरीब आदमी हूं ना, रोजी रोटी के लिए काम धंधे में लगा रहता हूँ, तो वो जो आता है उसमें देखिए करके मैं देखता हूँ, बेटा देख रहे तो उसमें हर वीडियो में लगभग थोड़ी देर पे तो बेटा मौज कर दी, ओए मौज कर दी, ऐसे करके साउंड आता था। एक दिन मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि क्या ऐसा है कि हर थोड़ी देर के बाद, मतलब 2 मिनट 4 मिनट का फिर से वही सॉन्ग आ जाता है, तो वो बैकग्राउंड में साउंड रहता है और इधर कुछ वीडियो रहते हैं, शॉर्ट्स वगैरह। आप देखिएगा उन सब के बीच में ये यूट्यूब वगैरह पे क्या करने लगे हैं, जोमेटो का आ जाएगा आईपीओ वाला, बीच में ऐड, आपका जो ये चलता है वेब सीरीज सीरियल की तरह जो बनाते हैं, उसके बीच में एडवर्टीजमेंट में आपका आता है आईपीओ वगैरह का। तो मुझे एक चीज बताइए, इरादा क्या है, पर्पस क्या है, लोगों का मजा किरकिरा करना है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, हमें अवेयर करना। अवेयर करना वर्ड भी नहीं बोलिए यहाँ पे, अवेयर करना तो बेसिकली वो करते हैं जो रेगुलेटरी बॉडी करती है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वगैरह करती है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, म्यूचुअल फंड सही है ऐसे वाला, ये है अवेयर करना। लेकिन ये जो कंपनी कर रही है इसको एडवर्टीजमेंट कहिए, क्योंकि उन्हें लोगों तक पहुंचना है कि जोमेटो कंपनी ये पैसे लगा रही है अपने गूगल एडसेंस और एडवर्ड के जरिए एडवर्टीजमेंट दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या हो ये पहुंचे। तभी तो आप देखते हैं कि जिनके चैनल पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उनकी कमाई कैसे होती है, यही जोमेटो का एड जो उन पे चला तो उससे उनको पैसे मिलते हैं।
मतलब ये कि उन्होंने आप तक अपनी पहुंच बनाई कि नहीं, आपको इंफॉर्मेशन दिया या नहीं, आप तक ये बात पहुंचाई कि नहीं कि आईपीओ आ रहा है जोमेटो का, हमारा आईपीओ आ रहा है, पहुंचा दिया? यस सर। आप तक पहुंचाया, मुझ तक पहुंचाया, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए मुझ तक यूट्यूब चैनल के जरिए नहीं पहुंचा सकते, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूं, उसमें आता है आपका पूरे पेज पेज पे, या टीवी देखता हूं, न्यूज सुनता हूं, न्यूज के बीच में आएगा एडवर्टीजमेंट के लिए। तो ऐसे करके लोगों तक पहले पहुंचते हैं। क्या जितने लोगों तक वो पहुंचे सब उसमें जो है वो अप्लाई कर देते हैं? नो सर। नहीं भाई, टीवी का प्रचार है, जो टीवी देखते हैं क्या सब टीवी खरीद लेते हैं? जो भी आईफोन देख रहे हैं सब खरीद लेते हैं? मैं गरीब आदमी आज तक कभी नहीं खरीदा, पैसे ही नहीं है उतने, आप लोग खरीद के मस्त रहते हैं। मतलब ये है कि पहले लोगों तक बात पहुंचे, तब उसमें से जो लोग लेना चाहें ले, लेकिन उनको पता है कि पोटेंशियल यूजर कौन है और किस जगह उन्हें ये काम करना है। सबसे ज्यादा ऐड आपका आएगा न्यूज के समय में, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज रहेगा, सीरियल के बीच में नहीं आता है। क्यों? आप सोचिए, सीरियल के बीच में जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, ये ऐड नहीं आता है। सास भी कभी बहू थी, उसके बीच में नहीं आएगा। पवित्र रिश्ता के बीच में नहीं आएगा। ये कब आएगा? एनडीटीवी पे जब प्राइम टाइम दे रहा होगा रवीश कुमार के साथ या कुछ और, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो इस समय घर पहुंच गए रहते हैं 9 साढ़े 9, वो न्यूज वगैरह देख रहे होते हैं, प्राइम टाइम वगैरह देखते हैं, उस बीच में करेंगे। ये आपका एडवर्टीजमेंट भी जो आएगा बिजनेस पेज में ज्यादा आएगा। जितने बिजनेस न्यूज़पेपर आप देखिएगा उन सब में मिलेगा आपको एडवर्टीजमेंट, लेकिन हिंदुस्तान में थोड़ा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें कहां तक पहुंचना है? ऑडियंस तक, जो उसके रियल क्या हो, ऑडियंस हो। ठीक वैसे ही अब आपको एडीआर जीडीआर इशू करना है, तो क्या कीजिएगा? यहां एनडीटीवी में दीजिएगा, बताइए आपका टारगेट कौन है? फॉरेन। फॉरेन के लोग एडीआर जीडीआर कर रहे, एडीआर कर रहे तो यूएसए में, नहीं तो यूके कनाडा, तो वहां के लोगों के बीच में अवेयरनेस कैसे दीजिएगा? उनके बीच में कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाइएगा? उन लोगों को कैसे आप जो है वो प्रवोक कीजिएगा ताकि वो क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्ट करें। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हमें वहां के लिए जो एक्सपर्ट पीपल हैं, जिनको पता है कि यूएसए मार्केट में यानी यूएसए में किस समय लोग ज्यादा क्या देखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाला विंग है वो विंग जो है वो किस तरह का चैनल देखता है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता है, किस जगह होर्डिंग लगाना चाहिए। यहां पे मान लीजिए कोई भी जो है वो अगर कोई नया जो है वो गर्ल्स का सूट वगैरह, अगर मान लीजिए सलवार सूट है, तो इसका ऐड बड़ा बड़ा ऐड अगर लाजपत नगर, सीपी, कनॉट प्लेस ऐसे जगह पे या कॉलेज के बाहर रहेगा तो वो ज्यादा बिकेगा, नहीं बिकेगा? ठीक वैसे ही अगर ऑफिस के बाहर कोई होर्डिंग वगैरह है जहां पे लोग काम करते हैं, जैसे आप देखिएगा अगर जो लोग दिल्ली से होंगे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के आसपास बड़े सारे ऑफिसेज हैं। यस। राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास बड़े सारे आपके ऑफिसेज हैं, तो आप देखिएगा उन जगहों पे आपके होर्डिंग में हमेशा आईपीओ का ऐड दिखेगा, क्योंकि उन्हें पता है ये लोग देखेंगे। ये बात आप इंडिया में है, दिल्ली में तब आपको पता है। जरा सोचिए, जो लोग राजस्थान से हैं, जो लोग दिल्ली से हैं, वो इस चीज को कनेक्ट कर पाए कि नहीं? अगर मैंने बोला सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास है, जो आपका मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक वाले मेट्रो स्टेशन के पास, क्योंकि वहां बहुत सारे ऑफिसेज हैं। लेकिन जो लोग राजस्थान के हैं, क्या वो कनेक्ट कर पा रहे हैं इस वर्ड को, इस बात को? हाँ या ना, सच सच बोलिएगा। जो बाहर के हैं दिल्ली के, कनेक्ट कर पा रहे हैं इस बात को? मैंने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन बोल दिया, मैंने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन बोल दिया, क्या आप इससे कनेक्ट कर पाए? हाँ या ना? अरे भाई खुल के बोलिए, हाँ या ना? सर हम आपके दिल्ली से तो कनेक्ट नहीं कर पाए, पर हाँ हमें इतना जरूर नहीं। लगा कि हमारे एरियाज पे भी ऐसे ऐसी जगह पे नहीं, होल्डिंग साफ बोलिए, आप इस चीज से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए नहीं कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपको नहीं पता है। मैं सेंट्रल से, आप ये तो समझे कि वो जगह कुछ होगा, लेकिन सही में आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में क्या ऐसा हो गया जो वहां है। जब मैं कह रहा हूं कि वहां ऑफिसेज है तब आपको सेंस समझ में आ रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर पा रहे क्योंकि आप कहां से हैं? लखनऊ। लखनऊ से है, तो आप उस चीज को नहीं कनेक्ट कर पा रहे। जरा सोचिए, एक इंडिया में ही रहते हुए आप लखनऊ में है, मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली बोल रहा हूं, राजीव चौक बोल रहा हूं, आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे। तो जरा सोचिए, यूएसए, यूके, जापान, इसको हम कैसे कनेक्ट कर पाए कि हम किस जगह होर्डिंग लगाए? यहां बैठे बैठे आप सब कनेक्ट कर पा रहे हैं? इंडियन कंपनी कर पाएगी कहां होर्डिंग लगाना चाहिए? नो सर। क्या करना चाहिए इन्हें? ऐसे पर्सन को हायर करना चाहिए जिन्हें पता हो कि लखनऊ का कौन सा ऐसा जगह है
लखनऊ तो वैसे नवाबों का शहर है, क्या नाम है आपका? मैं नहीं देख पाया सर उसे। अनामिका सक्सेना। क्या? अनामिका सक्सेना। अनामिका, आपका लखनऊ तो नवाबों वाला शहर है। जी वहां सर। तो बड़े रईस लोग और बड़े अदब वाले लोग हैं। वहां पे भी तो कोई जगह होगा जहां बड़े सारे ऑफिसेज होते होंगे। हाँ सर, बहुत सारी जगह है, हजरतगंज, गोमती नगर, आशियाना, मतलब तो अच्छी अब खासी। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता कि अनामिका मुझे बताइए, मुझे ना कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों से लेना है, मुझे किस किस जगह होर्डिंग लगाना चाहिए, किस किस जगह जो है वो कैनोपी लगाना चाहिए, किस जगह बच्चे को खड़ा कर दूं कैनोपी वगैरह लगा के, तो आप मुझे बता पाएंगे या नहीं? जी सर बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि जरा दिल्ली के लिए आप बता दीजिए तो सर मुझे डिफिकल्टी होगी बिकॉज आई डोंट नो द आप एरिया। नहीं बता पाइएगा, आप बोलिएगा सर वहां के लिए काला अक्षर भैंस बराबर, मुझे वो नहीं पता। तो अगर मुझे ये ऑफर लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? दिल्ली में जो रहते हैं उनको ये काम दूं, जो लखनऊ रहते हैं उनको लिए ये दूं। ठीक वैसे ही कंपनी को एडीआर इशू करना है यूएसए मार्केट में, वो किन एक्सपर्ट को हायर करना चाहेगी? जिन्हें वहां के मार्केट के बारे में पता है और जिनके ऊपर वहां के लोगों का क्या है, हेत है। अगर यहाँ की बड़ी कंपनी, अब तो राकेश झुनझुनवाला कुछ ही दिन पहले एक्सपायर किया, हमेशा एग्जांपल में मेरे मुंह से अभी भी निकल जाता है, सुने ना आप लोग नाम राकेश झुनझुनवाला? सर जी सर बिल्कुल बिल्कुल इंडियन सर। मार्केट के सर हाँ, तो बहुत बढ़िया बहुत शेयर बहुत इन्वेस्टर थे। सक्सेसफुल स्टार इन्वेस्टर। हंगामा उनकी कंपनी थी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि वहां के जो है वो यहाँ के लोग, जैसे मोतीलाल ओसवाल जो जिंदा है उनकी बात कर लेते हैं, अगर वो यहाँ के बारे में कुछ कहें यहाँ के लोगों को, तो उनसे ज्यादा कनेक्ट लोग कर पाएंगे। ठीक वैसे ही हमने क्या किया, इंडियन कंपनी ने कहा कि वहां के एक पर्सन को हायर कर लिया, जिसका काम क्या है, जिसका काम है सारा ऑफर डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ सर्कुलेट होगा ये करना, कहाँ एडवर्टीजमेंट होगा ये सब देना। बदले में हम उन्हें क्या देंगे? ढेर सारी दुआएं, या उनके हमारे बीच में पैसे की कुछ डील होगी? सर पैसे की डील होगी। बिल्कुल, पैसे की डील होगी। यहाँ पे ओवरसीज कंपनी होगा, एक कंपनी होगा, उनको आप कहते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर दो, आप हमारे लिए इतने अमाउंट का एडीआर जीडीआर कंज्यूम करा दो और हम आपको इतना % क्या दे देंगे, कमीशन दे देंगे। क्लियर है ये बात? यस अब सर। जिनको आपने दिया वो ऑफर डॉक्यूमेंट किनको देंगे? लोगों को देंगे। वहां के जो इन्वेस्टर है उनके बीच में क्या दिया? ऑफर डॉक्यूमेंट। उन ऑफर डॉक्यूमेंट को देखने के बाद क्या करेंगे लोग आकर के इनको पैसे जमा करेंगे और ये पैसे को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। ये कहां के लोग हैं? इंडिया के बाहर के। मान लीजिए एडीआर इशू हो रहा है तो यूएसए के लोग हैं, उन्होंने यहां आकर के क्या किया, जो बाहर के हैं इसको भूल जाइए, अभी यहां ओवरसीज डिपोजिटरी है। मान लीजिए आपने जो है वो क्या किया, जो अब्रॉड में एजेंसीज है उसको आपने हायर किया, उन्होंने जो है वो ऑफर डॉक्यूमेंट किनके बीच में जारी किया? किनके बीच में इन्वेस्टर्स दिया? लोगों ने ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ा और तब इनको क्या देना शुरू किया? पैसे। इन सब के सारे पैसे इन्होंने कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करने के बाद ये इनको क्या देंगे? एज पर रूल इन्हें क्या देना है? देंगे ना एडीआर। ठीक है, ये एडीआर कब दे पाएंगे? जब यहां पे जो इंडियन कंपनी है वो क्या करती है, इनको एडीआर अब देगी तभी ना ये आगे एडीआर देंगे या अपने मन से छाप लेंगे, ये बताइए। सर जितने एडीआर पे आएगा उतने इशू होंगे। ठीक है, अब हुआ क्या वो सुनिए। इनके बीच में एग्रीमेंट तो हो गया कि आप मेरे इतने एडीआर कंज्यूम करा दीजिए। टोटल वैल्यू मान लीजिए तो थोड़ी देर के लिए कि टोटल वैल्यू जो है वो $1 लाख है, $1 लाख है। मैं आपको जो है वो इन सारे चीजों के लिए जो है वो 1000 जो है वो डॉलर दे दूंगा। क्या दे दूंगा? कमीशन। ये बंदा लग गया अपने काम में, सब्सक्राइब करा दिया, लोगों ने उसके पैसे भी जहां डिपॉजिट कर दिए, इनके पास पैसा आ गया $1 लाख आ गया। ये पैसा ये क्या करेंगे? खुद रखेंगे या देंगे इंडियन कंपनी को? देंगे। लेकिन इन्हें देना पड़ेगा इन्वेस्टर को क्या? एडीआर। अब ये इंडियन कंपनी को कह रहे हैं कि दो भाई एडीआर इशू करो, जल्दी दो, मैं दे देता हूं ना और पैसे आपको भेज देता हूं, मेरा कमीशन दे देना $1000 अलग से, या फिर इसी में से मैं कट करके आपको क्या करूंगा, $1000 अपना कट कर लूंगा, बाकी 99,000 जो है वो डॉलर क्या करूंगा आपको
भेज दूंगा। दे दूंगा। ये एस्पेक्ट समझ में आ रहा है या इसमें भी दिक्कत हो रही है? सर आ रहा है। सर आ गया। समझ गए। क्लियर है ये बात? यस सर। लेकिन हुआ क्या, इंडियन कंपनी कहती है मूड नहीं है। हमारे इंडियन लोगों के साथ ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है, यह मूड का बड़ा प्रॉब्लम है। कभी कभी आपका मूड खराब रहेगा तो आप सीधे घर में घर वालों को बोलते, देखो अभी बोल रहे मूड खराब है, अभी चले जाओ, ये कर लो, नहीं अभी मूड नहीं है। मतलब कमबख्त ये मूड जो है ना फालतू काम के लिए बहुत रहेगा। काम वाले चीज में जो है वो जब भी घर वाले कुछ बोलेंगे उसी समय हम तैश में आ जाते हैं मूड पे। तो ऐसे ही इंडियन कंपनी का भी मूड हिला। जो वहां के मैनेजमेंट उन्होंने बोला कि मूड नहीं है, हम एडीआर इशू नहीं करेंगे। अब जरा स्थिति सोचिए इसकी, एजेंसी की। आप तो इंडिया में हैं, इंडियन कंपनी है, ये कहां है? ये तो यूएसए में है, एडीआर इशू हो रहा है। ये इन्वेस्टर ठीक है आप तक नहीं पहुंच पाएंगे डंडे लेकर के, लेकिन इनके सर पे कोई बाल बचेगा? नहीं सर, एजेंसी पे तो अगर है तो उखाड़ लेंगे और अगर नहीं है तो उगा देंगे। सही कह रहा हूं या नहीं? जी यस सर। अब ऐसे में ये बेचारा क्या करे? तो अब इसका, और ऐसे हुए कुछ इश्यूज, तब यहां पे सॉल्यूशन निकला। और क्या निकला कि भाई इन कंपनीज का कुछ अता पता नहीं कब ये क्या हो जाए, हिल जाए। तब इन्होंने कहा कि यहां इंडियन कंपनी क्या करे, इस बीच में यहां इंडिया के किसी जो है वो रिकॉग्नाइज और रिपुटेड बॉडी को लाए। इंसान नहीं, किसको लाए? बॉडी को। कहा कि या तो बैंक को लाओ या यहां के डिपोजिटरी को लाओ, इंडियन डिपोजिटरी को। डिपोजिटरी, अब ये डिपोजिटरी के बारे में डिटेल में बताऊंगा डिपोजिटरी सिस्टम में। ठीक इसके बाद जो है हम लोग पहुंचेंगे डिपोजिटरी एक्ट में, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट के बाद वहां पहुंचेंगे। डिपोजिटरी का मतलब एनएसडीएल सीडीएसएल का नाम आपने सुना होगा, नहीं तो एनएसडीएल का तो बहुत सुने होंगे, पैन वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। यस सर। ये बेसिकली एक ऑथोरिटी है, बैंक की तरह ही है, जो सिक्योरिटीज और इन मार्केट के लिए सेबी ने इनको लाइसेंस दिया है। बहुत रिपुटेड बॉडी है। जैसे बैंक, आप एक चीज बताइए, आप जब कहीं से पैसे लेते देखते हैं बाहर की कंपनीज कहती है भाई बैंक का आप जो है वो क्या दे दो, अंडरराइटिंग दे दो। मतलब अगर बैंक आपके नाम से कह देता है कि नहीं भाई इनको आप क्रेडिट पे दो, नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा, तो आपको क्रेडिट मिल जाता है, इंडिया के बाहर से भी मिल जाता है या नहीं? Yes, क्यों? sir. आप पे भरोसा नहीं करके यहाँ के बैंक पे, एसबीआई पे क्यों कर लिया? क्योंकि वो एक बॉडी है, उसका अपना एक रेपुटेशन है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक बॉडी बनाओ। तब जो है वो एक डिपोजिटरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया और कहा कि इंडियन कंपनी अपना सारा एडीआर जीडीआर किनके नाम कर दे, किनको दे दे? Deposit. बैंक का डिपॉजिटरी। इस डिपोजिटरी को, बैंक को हटा दीजिए तब और समझने में सुविधा होगी। बैंक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिए, डिपोजिटरी को दे दे। और डिपोजिटरी के पास जब ये मिल जाएगा तो ये डिपोजिटरी जो है वो क्या करेगी, ये डिपोजिटरी जो है वो इनको बोलेगी, जो ओवरसीज एजेंसी हमारी है, इनको बोलेगी कि मैंने यहां से क्या ले लिया है, एडीआर जीडीआर अपने कब्जे में ले लिया है। अब आप बिंदास क्या करो, लोगों के बीच में क्या दो, ऑफर डॉक्यूमेंट, और पैसे क्या करो, कलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि अब ये कंपनी कभी नहीं बोलेगी कि मेरा मूड नहीं है। पहले इसने एडीआर इशू किया है, इंडियन डिपोजिटरी जब अपने पास ले ली तब इन्होंने इनको क्या किया, संदेशा दे दिया कि हमने ये चीज क्या कर लिया है, ले लिया। रिसीव कर लिया है। अब आप क्या करो, अब आप बिंदास लोगों के बीच में ऑफर डॉक्यूमेंट दो। ठीक है, अब इनको जो है, जो ओवरसीज एजेंसीज हैं, अब इनको राहत मिली या नहीं मिली? यस सर। तो ये जो है जब कोई किसी चीज को रिसीव करता है तो उस चीज के बदले में वो क्या देता है, ये वर्ड सुना है? जी सर। नहीं देता है रिसीट। आप पैसे देते हैं, आप देखते होंगे ऑनलाइन भी आपने एनआईआरसी या कहीं पे पेमेंट किया होगा, या किसी भी इंस्टीट्यूट जहां आप पढ़ाई करते हैं, तो आप जब पे करते हैं तो आपकी डिपॉजिट का रिसीट मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है सर। यही तो रिसीट कहलाता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो सामने वाला उस चीज को जो एक्नॉलेज करता है उसी को क्या बोलते हैं, रिसीट। रिसीट। तो यही जो है एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट,
यहां पे ये डिपोजिटरी ने क्या दिया, रिसीट दिया कि बॉस हमने इसे क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है, और इनको जो है वो फॉरवर्ड कर दी। अब देखिए इनका तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। इसका मतलब इंडियन कंपनी और इंडियन डिपोजिटरी के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। कहा कि दो ही लोगों के बीच में होगा, और ये जो एजेंसी है कहा इनके बीच में भी होगा। तो ये बोला अब ये एजेंसी कौन होंगे, तो अब इस एजेंसी की कहानी सुनिए। ये एजेंसी जो है अब तो कंफर्म हो गई डिपोजिटरी के आने से कि इनका मूड से कोई लेना देना नहीं है इंडियन कंपनी के। लेकिन अब इनके मूड के बारे में जरा देखिए। इन्होंने सारा का सारा $1 लाख रिसीव कर लिया, कर लिया। यस सर। ये पैसा खुद रखेंगे या देंगे, देंगे। कितना रख करके, 1000 अपने पास रखते। जो एग्रीमेंट हुआ है $1000 का, यस सर। उतना रख करके $99,000 भेजेंगे या नहीं वापस। जी Yes, सर। इस बार ये कहते हैं मेरा मूड नहीं है पैसा ट्रांसफर करने का। अब क्या कीजिएगा बताइए। एडीआर तो दे दिया है आपने, सर बाहर की जो रेगुलेटरी बॉडी है हम उसके पास बस। जाएंगे। एकदम सही कह रहे हैं। ऐसे ही में कि उधर वाले का मूड ना हो और कहीं ईमान धर्म खोए, तो इसीलिए बोला कि जैसे यहां पे हमने जो है कोई रेगुलेटरी बॉडी, कोई अथॉरिटी और कोई बहुत एस्टैब्लिश चीज को बोला कि रख करके बैंक और डिपोजिटरी को, वैसे ही इंडिया के बाहर के भी जो है जो ओवरसीज डिपोजिटरी है उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, ना कि किसी नॉर्मल किसके साथ करेंगे, एजेंसी के साथ। तो अब यहां पे 3 पार्टी एग्रीमेंट होगा। 3 पार्टी एग्रीमेंट किसके किसके बीच में, फटाफट बोलिए। इंडियन कंपनी, इंडियन डिपोजिटरी और ओवरसीज डिपॉजिटरी। ओवरसीज डिपोजिटरी। ओवरसीज डिपोजिटरी को भी कमीशन देगी कौन, इंडियन कंपनी। इंडियन डिपोजिटरी को भी कमीशन कौन देगा, इंडियन कंपनी। कंपनी देगी जो इशू कर रही है। अब इंडियन कंपनी का तीनों के साथ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो गया। पहला स्टेप ये इशू कर देंगे एडीआर जीडीआर, किनको, इंडियन डिपोजिटरी को कर दिया। जैसे ही इनको जो है वो इशू कर देंगे, वैसे ही ओवरसीज डिपोजिटरी इनके बीच में 1A साथ साथ हो रहा है। क्या कर रहे हैं ये, अब ये इनके बीच में ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, और अगले स्टेप में ये पैसे को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये काम कब कर रहे हैं, जब एडीआर जीडीआर कंपनी ने किसके नाम से दे दिया है, इशू करके इंडियन डिपॉजिटरी। इंडियन डिपोजिटरी के कब्जे में आ गया है या नहीं, आ गया सर। सर जब कब्जे में आ गया है तो इन्होंने 1A स्टार्ट किया है और पैसे कलेक्ट किए हैं। इन्होंने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं और ओवरसीज डिपोजिटरी ने इंडियन डिपोजिटरी को बोल दिया भैया ऑल इज वेल, ओवर सब्सक्राइब, हमारे पास पैसे आ चुके हैं। तो अब इंडियन डिपोजिटरी इनको क्या ट्रांसफर कर देगी, एडीआर। एडीआर जीडीआर, और ये क्या दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे ओवरसीज डिपोजिटरी, मनी मनी कर दी इंडियन डिपोजिटरी को। अपना कमीशन माइनस करते हुए ये इन्होंने पैसे किनको दे दिए, इंडियन डिपोजिटरी को। आ गया ये जो इनके पास एडीआर जीडीआर आ गया, वो किनको दे देंगे, ये इन्वेस्टर्स को। ठीक है। और इंडियन डिपोजिटरी जो है वो यहाँ पे अपना कमीशन फिर क्या करेगी, माइनस कर लेगी, माइनस कर और पैसा किसको दे देगी, इंडियन कंपनी को। हो गया आपका एडीआर जीडीआर इशू। जी क्लियर है? सर। क्लियर है, जी यस सर। चलिए ये आपका जो है वो प्रोसेस होता है एडीआर जीडीआर का। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं तो देखिए क्या है, यहाँ एडीआर जीडीआर ईसीबी एफसीसीबी एफसीईबी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है। अब हम जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं ये है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या नाम है इसका, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल वर्ड छोड़ दीजिए, कमर्शियल वर्ड छोड़ दीजिए, सिर्फ बोरो का मतलब बताइए, डिक्शनरी मतलब बताइए। सर किसी से मांगना। मांगना, कर्ज लेना कोई बोरो कहते हैं, नहीं कहते हैं। यस सर। यस। अगर हम उसमें वर्ड लगा दिए बोरो, बोरो वर्ड है, तो हम पैसे जो बोरो करेंगे,
अपने नॉर्मल चीजों के लिए भी कर सकते हैं। हमें कहीं घूमने जाना है, पैसे नहीं, किसी से बोरो कर लिया, तो क्या ये बिजनेस के लिए किया? नो सर। नहीं, नॉर्मल बोरो किया। हमने जो है वो कोई टीवी लाना है, कोई चीज लाना है, घर बनाना है, हमने बोरो कर लिया। आप जब बिजनेस पर्पस से यही बोरो करेंगे वर्किंग कैपिटल और बाकी चीज के लिए, तो इस बोरोइंग से पहले क्या जुड़ जाएगा? कमर्शियल। कमर्शियल। नहीं हो जाएगा? कमर्शियल पर्पस के लिए बोरिंग किए, बिजनेस के लिए बोरिंग किए, रॉ मटेरियल मंगाएंगे, सामान बनाएंगे, बेचेंगे, तो अब ये बोरिंग कमर्शियल बोरिंग कहलाएगा या सिर्फ बोरिंग कहलाएगा? कमर्शियल बोरोइंग। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कर्ज लेता है, बोरो करना नहीं कहलाता है? यस सर। कमर्शियल बोरोइंग? नो नो सर। सर, कुछ ओनली नहीं, सिर्फ बोरोइंग। बोरो बोलते हैं। नॉर्मल पर्सनल बोरोइंग के लिए किया तो ये कमर्शियल बोरोइंग। यही आप जो कमर्शियल बोरोइंग कर रहे हैं, इंडियन बैंक से कर रहे हैं, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, जिनसे भी कर रहे हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड कंपनी एस्टैब्लिश इन इंडिया। यही अगर इंडिया के बाहर के कंपनी या इंडिया के बाहर के बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेते हैं, तो इससे पहले एक और चीज क्या जुड़ जाता है? एक्सटर्नल। अगर यहाँ पे ये फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग भी लिख देते तो भी ठीक रहता, लेकिन वर्ड मैंने नहीं दिया, मुझे बददुआ नहीं दे सकते, मैं तो आसान में समझा रहा हूं। इसी भी मैंने नाम नहीं दिया है, मैं देता तो क्या नाम देता? इना बोरोइंग। हाँ, ऐसा नाम देता। बिल्कुल सही। यू आर सो इंटेलिजेंट, मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। अब ये जो हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, इंडियन कंपनी कर्ज ले रही है। कहां से? इंडिया के बाहर के। अब इंडिया के बाहर का मतलब यूएसए भी होता है, यूके भी होता है, नेपाल भी होता है, बांग्लादेश भी होता है, भूटान भी होता है, म्यांमार वर्मा भी होता है। क्लियर है? यस सर। जहां से भी ले रही इंडिया के बाहर के बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या और कोई जो है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी से कर्ज ले रही है। जब आप कर्ज लेते हैं तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है या नहीं? यस सर। इंडियन बैंक से लीजिएगा तो किस करेंसी में जो है वो आपको कर्ज मिलेगा? रुपीज। ठीक। और किस करेंसी में इंटरेस्ट वापस कीजिएगा? रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट वापस कीजिएगा या सिर्फ इंटरेस्ट ही देना रहता है? प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों देंगे जितने समय के बाद देना है। वो किस में Yes, देते हैं? रुपीज में। ठीक। अब अगर आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कह रहे हैं तो इसका मतलब चलिए पहले यूएसए चलते हैं। यूएसए के बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेंगे, कौन सा करेंसी में कर्ज मिलेगा? डॉलर। जो वहां की करेंसी है। जब उनके करेंसी में कर्ज लीजिएगा तो उनको इंटरेस्ट किस में? रुपीज में घिस घिस के दीजिएगा, सिक्का मार मार के? नहीं सर, डॉलर में। उनको भी डॉलर में देंगे। उनका जब प्रिंसिपल अमाउंट देने का बारी आएगा तो क्या करेंगे? घूम घूम के 10-10 रुपए का डॉलर जमा करेंगे, 10-10 रुपए वाला कॉइन जमा करेंगे। डॉलर में देना सर, पड़ेगा। डॉलर। कैसे देंगे? डॉलर डॉलर में। ठीक। अगर यही चीज आप यूके के बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करते हैं तो कर्ज किस में मिलेगा? पाउंड। इंटरेस्ट किस में देंगे? प्रिंसिपल अमाउंट किस करेंसी में वापस करेंगे? पाउंड में। यूएसए के बैंक से लेंगे तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहलाएगा, और यूके के बैंक से कर्ज लेंगे तो क्या कहलाएगा? ईसीबी। यूरो। तो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ही कहलाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। अब चूंकि यहाँ पे फॉरेन इन्वॉल्व है, फॉरेक्स इन्वॉल्व है, तो फॉरेक्स इन्वॉल्व है तो मैंने बोला कि जो सिक्योरिटीज लॉ का पार्ट में बता रहा हूं, ईबीसीएल का भी एक पार्ट है, वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। वहां भी उन्होंने कुछ चीज कहा है कि जब आप इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर से कर्ज लेते हैं तो थोड़ा उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन रखा है। किस बात का रखा है? मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में कोई कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, ये कंपनी जो है यहाँ पे स्मगलिंग का काम कर रही है। क्या कर रही है? स्मगलिंग वगैरह, चरस, गांजा, हीरोइन, मूवी वाली नहीं, चटने वाली, इनका बिजनेस कर रही है। ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इंडिया के बाहर से फंड ले रहे हैं। बाहर वाले तैयार भी हैं देने के लिए। क्यों? बाहर के इन्वेस्टर क्यों तैयार हैं? बोलिए। क्योंकि उन्हें पता है इस चीज का बिजनेस सबसे क्या है? अच्छा है, पैसे कहीं डूबेंगे नहीं। मुझे बताइए, इंडिया में इन लोगों को फंड रेज करने के लिए हम देंगे? नो सर।
नो सर। तो ऐसे में इंडिया के बाहर से अगर ये फंड लेकर के आते तो क्या देंगे परमिशन? नो नो सर। सर। यही है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का एंड यूज क्या होगा। एंड यूज का मतलब होता है किस बिजनेस में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वहां पे फेमा के अकॉर्डिंग कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अब ये तो हो गया इलीगल वर्क। लीगल वर्क में भी अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए आप लॉटरी का बिजनेस करते हैं, इंडिया के जिस स्टेट में लॉटरी अलाउ है वहां पे आप बिजनेस करने के लिए फंड वगैरह ले सकते हैं बैंक वगैरह से। लेकिन अगर ऐसा बिजनेस आप इंडिया में कर रहे हैं, आप फंड ले लिए इंडिया से चलेगा, लेकिन इस काम के लिए इंडिया के बाहर से अगर आप फंड लेते हैं तो अलाउड नहीं है। यानी ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। देखिएगा आपको बताया जाएगा कि पीआरआई पीआरओआई का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा किस किस काम के लिए फॉरेक्स नहीं लेना है। अगर कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन किसी के ऊपर है तो वो ईसीबी के जरिए फंड रेज नहीं करेगा। नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है इट इज द फॉर्म ऑफ बोरिंग ऑफ बैंक, बोरिंग ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनीज बाय होम। दो एस्पेक्ट है। इंडियन एंटिटी पैसे कहां से ले रही है? इंडिया के बाहर से। इंडियन एंटिटी शैल पे, देखिए जरा ये डिविडेंड है या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है? Fixed rate of Fixed interest. Rate of interest. अब देखिए ये प्योर डेट का फॉर्म नहीं है। यस सर। Yes, sir. टू द लेंडर ऑफ फॉरेन ऑरिजिन इन देयर होम करेंसी, डॉलर, पाउंड, येन, जो भी उनका करेंसी। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज ऑफ ईसीबी। एंड यूज का मतलब है कि इसका इस्तेमाल किस काम में करेंगे। इन जनरल इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन जनरल का मतलब वही है कि कुछ चीजों पे रेस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम चीजों पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ पे जो है वो बिजनेस करते हैं, सॉफ्टवेयर में है, हार्डवेयर में है, फूड बिजनेस में है, गारमेंट्स बिजनेस में है, कोई बात नहीं, आप जिस भी बिजनेस में इंडिया के बाहर से फंड रेज कीजिए। कुछ चीजों के लिए सिर्फ क्या है? रेस्ट्रिक्शन है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। आप इंडिया के बाहर से फंड नहीं ला सकते, तो ईसीबी से भी नहीं ला सकते। The borrowing Indian entity has an obligation to pay fixed interest whether there is profit or loss। मुझे एक बात बताइए, अगर इंडियन कंपनी इंडियन बैंक से जो है वो कर्ज लेती है तो बैंक क्या बोलता है कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो तुम्हारे पैसे माफ। नहीं सर, वो एसेट्स एक्वायर कर लेंगे। जितने भी आपके प्रॉपर्टी हैं, जो भी आपके जो प्लांट मशीन है, उन्हें बेच करके अपने पैसे रिकवर करती है या नहीं? यस सर। यस सर। बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ सेम है, बस अंतर इतना सा ही है कि लेने वाला पैसा तो इंडियन कंपनी है, बस देने वाला यहाँ पे जो है वो इंडियन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनीज ना होकर के क्या है? फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फॉरेन कंपनीज है। There are some situation when ECB can be made through automatic route. No prior permission for ECB required। ये ऑटोमेटिक रूट और नॉन ऑटोमेटिक या अप्रूवल रूट, ये सब आपको फेमा में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। मतलब इंडिया के बाहर से अगर हम फंड ला रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी फॉरेक्स इन्वॉल्व होता है वहां पे फेमा कहता है कि मैं बताऊंगा कि किस किस काम के लिए फॉरेक्स लेना है और किस काम के लिए फॉरेक्स नहीं लेना है। और अगर जिस काम के लिए फॉरेक्स लेना है तो लेने से पहले पूछना है या ले लेने के बाद बता देना है। तो ठीक वैसे ही यहां पे लिखा हुआ है कि कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जहां पे आप ईसीबी कैन बी मेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। मतलब आप इंडिया के बाहर से फंड लीजिए, बस यहां के किसी भी अथॉरिटी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है। यानी प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया के किसी भी अथॉरिटी से। और इसमें अथॉरिटी कौन आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आते हैं, एफसी आपके जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बोर्ड आता है। कहने का मतलब ये है कि यहां पे कुछ जगह है जहां पे आपको क्या लेना है? प्रायर अप्रूवल लेना है कुछ काम के लिए। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है व्हेन प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कुछ ऐसे काम है जिसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें ले तो सकते हैं, बस पहले क्या लेना है? प्रायर अप्रूवल। और कुछ ऐसे चीज है जिसके लिए जो है वो फंड नहीं लेना है। इन जनरल जो लिखा हुआ है उसमें कुछ के लिए अलाउड है, यानी ऑटोमेटिक रूट, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। कुछ के लिए क्या लेना है? प्रायर अप्रूवल लेना है। और कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, किसी से पूछने के बाद भी आप उसको नहीं ला सकते। क्लियर है ईसीबी या कुछ और बोलूं? क्लियर है सर। क्लियर है सर। पहले इसको कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे।
Sir, done. Sir, wait. पक्का डन? Yes, sir. No, sir, No, एक sir. second. No, sir. कर लीजिए तो बताइए। हो गया सर। डन सर। Done, sir. क्या डन अब? Yes. चलिए, यहां एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अगर आप देखेंगे तो ये पूरे डेट की तरह दिख गया आपको। एडीआर जीडीआर मैंने बोला इक्विटी के फॉर्म में दिख गया, लेकिन जरा याद कीजिए इंडियन मार्केट में अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोला मैंने? वेंचर। इंडियन मार्केट में अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं, सुना है ये वर्ड डिवेंचर? Yes, sir. इस डिवेंचर की खासियत है कि आपको क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी सर। लेकिन अगर इसी डिवेंचर में कन्वर्टेबल डिवेंचर हो जाए तो क्या होगा? फिर डिबेंचर। इसका मतलब कुछ दिनों तक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और दिया हुआ रहेगा ऑफर डॉक्यूमेंट में कि कितने दिन के बाद वो डिवेंचर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर शेयर्स में इक्विटी और आपको क्या मिलने लगेगा? डिविडेंड। डिविडेंड मिलने लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे वहां पे डेट जो है और इक्विटी का मिलकर के हमने कॉम्बिनेशन बनाया था, क्या वैसे ही यहाँ पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम इंडिया के बाहर जो है वो इशू कर सकते हैं और फंड रेज कर सकते हैं जो डेट के फॉर्म में होगा बट इट विल गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इक्विटी। और इसके बाद आप जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं कि यही जो डेट में कह रहा हूं और इंस्ट्रूमेंट जो है कन्वर्ट हो जाए तो यही आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, यही आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। अब क्या है ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और क्या है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड? दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर है? इन सारे इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम इंडिया के बाहर से क्या कर रहे हैं? फंड रेज कर रहे हैं। अगर इंडिया के बाहर की कोई कंपनी इंडियन मार्केट से फंड रेज करना चाहे तो हम उन्हें अलाउ करेंगे कि नहीं? मजबूरी है, करना पड़ेगा, वरना वो भी हमें अलाउ नहीं करेंगे। और अगर करेंगे तो उनके लिए जो हम नॉर्म्स बनाएंगे वो यहाँ के कंट्री के कंपनीज जो है उनके लिए जो नॉर्म्स बनाए उनसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। और क्या होंगे? तो इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि आपका होगा महा एपिसोड। और ये महा एपिसोड हमारा कब होगा? महारविवार। हाँ जी, संडे को 6 से संडे 10। को। तो ग्रेट संडे को ये आपका क्लास स्टार्ट होगा जहां हम लोग ये बात करेंगे। चलिए, तो फिलहाल Okay, sir. आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका Sir. बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Please, sir. Thank you, sir. टेक थैंक केयर यू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ